अब लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जैसे चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों या शास्त्री जी हों, इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। मतलब खासकर जो पहली दूसरी रो में बैठे हैं तो उनको सब कुछ पता ही है। हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े लोग, जितने नेता हुए हैं पूरे देश में, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इज्जत सब लोग करते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो। तो ये उनमें से एक व्यक्ति हैं। उनका शास्त्री जी के बारे में हम लोग क्या बोलें। अब सारा देश, सब लोग, बच्चा बूढ़ा जवान, सब उनकी इज्जत करता है। सब जानते थे कि बड़े गरीब घर से निकल के आए थे और बड़ी अपनी मेहनत पे सबसे ऊंचे पोस्ट पे पहुंचे। पहले वो गृह मंत्री बने, रेलवे मिनिस्ट्री बने। उन्होंने एकदम से पहली बार एक आदर्श सेट किया था कि रिज़ाइन कर दिया था कोई एक्सीडेंट होने पे। तो शास्त्री जी के नाम से तो बहुत पुरानी कहानी है कि कितना, तो उनके यश के बारे में क्या बोले। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम वहाँ पे है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनका स्थान हमारे देश में, हमारे इतिहास में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस बात के लिए उनकी लोग सबसे ज़्यादा बातचीत करते हैं वो है अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ। और उसमें यही है कि इवन उनकी फैमिली के लोग ये बोलते हैं, अनिल शास्त्री जी जो उनके सुपुत्र हैं अभी जो जिंदा हैं, बाकी तो 2 बड़े लड़के और उनकी लड़कियां अब नहीं रही हमारे बीच में, वो यही उन्होंने बोला, मुझे भी बोला, सबको पब्लिकली बोलते हैं, अनिल जी और सुनील जी 2 उनके सुपुत्र अभी हमारे बीच में हैं। जहाँ जहाँ हम लोग फैमिली के लोग, खासकर शास्त्री जी के जो बच्चे हैं वो जाते हैं, तो वो लोग उनसे उनके मरने के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उनके बारे में और सबको पता है। वो तो उनका यश हर जगह है, सब उनकी इज्जत करते हैं, तो उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनके से यही सवाल पूछा जाता है कि साहब आपके पिताजी की डेथ के बारे में क्या डिस्प्यूट है, क्या आपका मानना है। अब इसमें ये है कि साहब शास्त्री जी के मरने पे, जैसा कि आपने ये फिल्म का ट्रेलर देखा और उससे पहले भी लोगों को मालूम है कि उसमें डिस्प्यूट्स हैं, उसमें कुछ थ्योरियाँ हैं, तो वो एक्चुअली में कहानी क्या। तो पहले आपके सामने मैं एक फ्रेमवर्क दूंगा कि वो खांचा क्या है, जिस खांचे के अंदर हम लोग इस पूरे इशू को अब जज करेंगे। वो खांचा ये है कि हमारे पास में 3 ऑप्शन हैं कि उनको क्या हुआ था। और पहली जो सरकारी थ्योरी है वो कहते हैं कि साहब उनको हार्ट अटैक हुआ था। शास्त्री जी दिल के मरीज थे, उनको 2 हार्ट अटैक पहले हो चुके थे और तो उनको तीसरा हार्ट अटैक हुआ है और उसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये सरकारी व्यू है, सरकार इस व्यू को मानती है और ये किताबों में लिखा जाता है। लेकिन इस व्यू को बहुत से लोग, खासकर उनकी फैमिली और उनके बाद में जुड़े हुए लोग, नहीं मानते। उनका मानना है कि ये जो डेथ थी शास्त्री जी की नेचुरल नहीं थी, उनको जहर दे के मारा गया था। अगर हम लोग सिर्फ अभी मान लें इसको, अगर हम मतलब एक आर्गूमेंट के तौर पे ले लें, चलो मान लिया उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, जहर दे के मारा गया था, तो उसके अंदर 3 थ्योरियां और निकल के आती हैं। वो पहली थ्योरी है कि साहब उनको रशियन KGB, जो रशियन इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, उसने उनको मारा है। और दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि साहब उनको तो अमेरिकन CIA, इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की है, उन्होंने उनको मार दिया है। और तीसरी थ्योरी जो बोलती है कि साहब ये कुछ ना कुछ यहाँ पे देश के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है और उसकी कोई षड्यंत्र देश के अंदर हुआ, उसका ये आदमी विक्टिम हुआ है। तो ये हमारे पास में 3 थ्योरियां हैं और जिनको हमको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या सच है और क्या तथ्य हैं जो अभी हमारे सामने आज तक सामने आ पाए हैं। तो पहली चीज़ जो आ रही है कि साहब ये आपका, जैसे कि हमको मालूम है कि 11 जनवरी 1966 को आपको मालूम है भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी सन 65 के अंदर, और उसको समझौता कराने के लिए रूस बीच में आए। और वो आने के बाद में हमारी जनवरी सन 66 में एक ताशकंद, जो उस ज़माने में सोवियत रशिया का हिस्सा था, उसमें एक सम्मेलन हुआ जिसमें पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी वहाँ पहुँचे। 7-8 दिन तक वहाँ पे रहे और वहाँ पे उनकी बातचीत करा करके फिर वो ताशकंद समझौता हुआ है, जिसकी वजह से जो पूरी लड़ाई के बाद जो भी घटनाक्रम था वो कंट्रोल किया गया। तो यहाँ पे हम लोग वो जो कहानी शुरू होती है कि जो ताशकंद में, तो ये उस समय की कुरील है, वो आप देख सकते हैं कि शास्त्री जी पहुँचे ताशकंद में और अयूब खान जो हैं वो पहुँचे वहाँ पे। और वहाँ जितने लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री तो अकेले नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री का पूरी टीम जाती है 70, 80, 90 लोगों की। तो उसमें बहुत से लोग थे और शास्त्री जी जैसे बड़े एक्टिव थे, अपने खुश मिजाज, अपनी अच्छी मीठी बातें कर रहे थे, बहुत चुस्त नजर आ रहे थे। तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया उनके बारे में। वो जिन जिन लोगों ने देखा उनको वहाँ पे बातचीत की। हमारे विदेश मंत्री वहाँ से गए थे, हमारे विशेष सचिव वहाँ पे गए थे, हमारे और भी लोग वहाँ पे बहुत सारे, सब टॉप लेवल के सारे हमारे थे, 3-4 मंत्री अवेलेबल, हमारा एम्बेसडर वहाँ पे सामने था। और ये दोनों आपस में बातचीत होती है। और जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ पे долгие годы омрачало отношениями между соседними странами.
प्रधानमंत्री जैसे जाते हैं तो एक आदमी नहीं होगा, पूरा पूरा डेलीगेशन होगा। तो डेलीगेशन में बहुत से लोग थे। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स वहाँ हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पे, टी.एन. कौल, लोकीनाथ कौल, टिक्कू कौल जो थे वो वहाँ पे थे। स्वरण सिंह जी हमारे विदेश मंत्री थे, वाई.बी. चौहान जी गृह मंत्री थे, फॉरेन सेक्रेटरी C.S. झा वहाँ पे थे, होम सेक्रेटरी L.P. सिंह वहाँ मौजूद थे, जॉइंट सेक्रेटरी श्रीवास्तव जी मौजूद थे, और मीडिया एडवाइज़र कुलदीप नैयर जो हमारे बहुत मशहूर जर्नलिस्ट जो हमारी लाइन के थे, तो वो कुलदीप नैयर जी भी वहाँ। तो ऐसे बहुत से लोग, पत्रकार वगैरह। जबकि कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता तो अकेला नहीं जाता, पूरी यूनिट जाती है, तो पूरे लोग जाते हैं। तो ये बहुत लोग वहाँ पे गए। और जैसे कि ये आपकी फ़ोटो है, इसमें आपके जो पीछे खड़े हुए हैं ये आपके स्वरण सिंह जी हैं, और अपने उनके साथ में शास्त्री जी हैं, और आपके जो रशिया के जो ज़माने के प्रीमियर थे अपने एलेक्सी किसिगिन वो खड़े हैं, और तीर के नीचे खड़े हैं आपके टी.एन. कौल जो भारत के एम्बेसडर थे। ये उस ज़माने की फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये आपके उस ज़माने में की फ़ोटोग्राफ्स हैं। और ये बाकी के लोग जैसे कि ये अपने चौहान साहब की फ़ोटोग्राफ है, ये उसी ज़माने की फ़ोटोग्राफ ली गई है वहाँ पे। ये मेरी खुद की फ़ोटोग्राफ है, थोड़ी किसी ने ख़राब कर दी, लेकिन कुलदीप नैयर जी अब तो डेथ हो गया उनका, उनके साथ मिले थे, तो ये उससे थोड़े पहले की फ़ोटोग्राफ है, उनके मरने से पहले की बशर्ते। चलो ये अब ये है कि जब उनसे वहाँ पे जब ये ताशकंद जब सम्मेलन हुआ है और 4 बजे 11 जनवरी सन 66 को जब वो पैक्ट साइन हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि शास्त्री जी बड़े खुशमिजाज थे, कोई नज़र नहीं आ रहा था कोई टेंशन। लेकिन हार्ट अटैक में अब क्या पता चलेगा, वो तो आदमी एक झटके में साफ हो जाता है, लेकिन कम से कम उस कोई बीमारी हो कुछ हो उसका कोई इंडिकेशन उस ज़माने में नहीं था। वो बिल्कुल खुश मिजाज, जिसने देखा। इनफैक्ट ये 4 बजे सन 66 को ये जो प्रोग्राम था ये ख़त्म हुआ, और उसके बाद में रात को 8 बजे उनकी मीटिंग, एक समारोह था जिसमें खाने की व्यवस्था थी, उसमें म्यूज़िक डांस, तो एक कल्चरल मीटिंग होती है जैसे जब 2 देश मिलते हैं आपस में। तो 8 बजे वो प्रोग्राम होता है, और वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 11 जनवरी सन 66 को 10 बजे के आसपास शास्त्री जी आ जाते हैं अपने घर में, जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। तो उनके रहने के लिए एक अलग से एक विला उनको दिया गया, उसको रशियन भाषा में दाचा बोलते हैं। तो उस दाचा में उनको ठहराया गया था, जो कि थोड़ा शहर से थोड़ा दूर था, बड़ी जगह थी, बंगला था, नीचे का फ्लोर, ऊपर का उसमें फ्लोर था। तो वहाँ पर वो 10 बजे उस फ्लोर में आ जाते हैं, और उस दाचा के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, और यही लोग उनकी मृत्यु के विटनेस बन जाते हैं। और ये लोग थे वहाँ पे आपके सिक्योरिटी ऑफिसर आर कपूर। आजकल तो पूरी SPG वगैरह सब होती है, उस ज़माने में सिक्योरिटी में 1-2 आदमी बहुत हुआ करते थे। तो आर कपूर जो सिक्योरिटी ऑफिसर वो थे, उनके पर्सनल डॉक्टर RN चुग ऑब्वियसली वो उनके साथ में थे वहाँ दाचा में। प्राइवेट सेक्रेटरी जगन्नाथ साहेब वहाँ मौजूद थे, असिस्टेंट पर्सनल उनके MM शर्मा वहाँ मौजूद थे, पर्सनल अटेंडेंट रामनाथ उनके बड़ा फैमिली का बड़ा पुराना उनका वफादार था, और पिछले 10-20 साल से उनके साथ में वहाँ पे उनके शास्त्री जी के परिवार से अटैच था वो। और उसके बाद में आपके वहाँ पे कुछ कुक, खाना बनाने वाले लोग थे, कुछ रशियन थे, और एक हिंदुस्तानी कुक मोहम्मद जान जो हमारे दूतावास में टी.एन. कौल के साथ काम करता था। तो हमारा सरकारी मुलाजिम था वो, लेकिन वो एम्बेसी में लगा था, तो उसको उन्हें डिप्यूट किया कि कोई भारतीय खाना बना हो तो ये मोहम्मद जान जो है अटेंडेंट, हमारा जो कुक था, वो भी वहाँ उसमें वो था। तो वहाँ पे कहते हैं कि रात को 10 बजे ये सब करने के बाद आए, तो रामनाथ ने पूछा शास्त्री जी को कि आपको भूख, खाने में क्या बनाए। तो पहले उन्होंने बोला कि मुझे भूख नहीं है ज़्यादा, बाद में कहा चलो छोटा मोटा कुछ खिला दीजिए। तो वो गया अंदर रसोई में, और वहाँ से वो बाकी लोगों ने, शायद मोहम्मद जान ने खाना बनाया होगा, तो आलू और पालक की सब्जी बनाई थी, वो ला करके उनको खिलाई जब वो 10 बजे आने के बाद में। और 10:20 के आसपास शास्त्री जी ने अपने घर में दिल्ली में बातचीत करी है। ताशकंद का टाइम हमसे आधे घंटे आगे, अगर 10:20 का मतलब यहाँ 9:50 रात के, तो 10:20 के आसपास उन्होंने अपने घर में बातचीत की लोगों से, उन्होंने कुछ एक्सचेंज किया, और उसके बाद में 12 बजे के आसपास उनसे कुछ मीडिया के लोग उनके पास में आए। वो कह रहे थे कि आपसे कुछ बात करनी है, फ़ोटो लेनी है। तो उस टाइम पे 12 बजे उनकी ये वीडियो ली गई, फ़ोटो ली गई। तो ये आखिरी उनकी शास्त्री जी की निशानी है कि ये उस कमरे में दाचा में घूम रहे हैं। आप लोग जो बड़े हैं आपने देखा होगा बचपन में इसको। तो ये 12 बजे के आसपास ये फ़ोटो और ये वीडियोस उस ज़माने के फ़िल्म लिए गए, और 12:30 के आसपास शास्त्री जी जो हैं अपने कमरे में चले गए, और वहाँ पे रामनाथ उनके पास बैठा हुआ था। 12:30 तक वो थोड़ा घूमते रहे, और फिर कुछ पढ़ा लिखा उन्होंने, बाद में उसको बोला चल बत्ती बुझा के भेज दिया रामनाथ को। तो 12:30 बजे तक उनको रामनाथ कमरे में था उनके पास में, उसको देखा वहाँ पे, वो शास्त्री जी को छोड़ के वो आ गया। उसके बाद में 1:20 के आसपास ये जो बाकी लोग थे, आर कपूर, जगन्नाथ साहेब, MM शर्मा और डॉक्टर चुग, वो लोग सब सामान वामान पैक करते कि अगले दिन उनको भारत आना था।
तो वो साथ में ही उसी फ्लोर में दूसरे कमरों में ये लोग थे, और रात को 1:20 का समय हुआ था, और उस टाइम पे ये लोग पैकिंग, बस कमरा मतलब लाइट बंद करके सोने की प्लानिंग कर रहे थे। एकदम से इनको जगन्नाथ सहायक और इनको हल्की सी चलने की आवाज़ आई, तो देखा तो शास्त्री जी वहाँ पे दरवाजे पे खड़े हुए थे। रात वाले कपड़े उन्होंने सोने वाले पहने थे, और शक्ल से कुछ उनको लगा था कुछ तकलीफ़ में है। वाकई उन्होंने बोला डॉक्टर, और डॉक्टर बोल के एकदम से मुड़ गए। इनको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। एकदम से भाग करके उन्होंने MN शर्मा जी ने और जगन्नाथ साहब जी ने जाके उनको पकड़ लिया। सॉरी, MN शर्मा ने और कपूर ने पकड़ लिया, और जो साहब भाग करके, क्योंकि कपूर जो डॉक्टर जो चुग थे उस टाइम पे सो चुके थे, तो भागा वो डॉक्टर साहब को लेने के लिए, और बाकी लोगों ने उनको पकड़ा और उनको फिर वापस उनके कमरे में उनके बिस्तर में ले जाने के लिए चल पड़े। और जब वो वहाँ पे चलना शुरू किया तो उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। एक खांसी हुई, तो जो टिपिकल सिम्टम्स कई बार होते हैं हार्ट अटैक में लोगों को, कि खांसी हुई बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मुश्किल से जाके उनको बिस्तर में लेटाया, तो छाती पकड़ ली उन्होंने, कुछ बोला ना जाए उनसे, बीच में ओ मेरे राम, ओ मेरे भगवान, बस यही दो बात उन्होंने, ओ मेरे बाप, ओ मेरे भगवान, तो ये सेंस उन्होंने भगवान राम का नाम लिया और कुछ बोल नहीं पाए। और बड़ी डॉक्टर चुप भागे भागे आए, उन्होंने जो करना था किया, फिर वो भी रो पड़े कि उन्होंने, उनके भी शब्द थे कि बाबूजी आपने मुझे समय नहीं दिया। तो शास्त्री जी को उनके घर वाले, बाकी सभी लोग उनको बाबूजी बोला करते थे प्यार से, उनको इज्जत से। तो उन्होंने बोला बाबूजी आपने मेरे को समय नहीं दिया, और फिर वो जो उसने कोशिश करनी थी डॉक्टरी साहब से उसने करने की, लेकिन वो पल्स ख़त्म होगी, जो एक टिपिकल सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक से डेथ से। और उसके बाद में थोड़ी देर में भागे भागे वहाँ पे एक रशियन डॉक्टर इवेंजिया यर्नेको, वो भी वहाँ पर आ गई, लेकिन उस टाइम तो कुछ करने के लिए था नहीं, बाद में और डॉक्टर है। लेकिन तो आप लगा लीजिए कि 1:30 बजे के आसपास उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। भारत में 1 बजे होंगे रात के, तो मतलब आपके ये 11 जनवरी के आसपास 1966 की बात है। ये सी में है मिस्टर कपूर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी इंचार्ज। ये मेरे ख्याल से IB के जॉइंट डायरेक्टर थे उस ज़माने में, तो उस पोस्ट में बाद में भी रहे थे। ये PM की सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। B में आपके जगन्नाथ शाह हैं, और A में ये डॉक्टर चुग। इनकी फोटोएं भी नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल से, क्योंकि ये रिसर्च मैंने ही करी और किसी ने रिसर्च भी नहीं करी इन चीज़ के ऊपर, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें कहाँ से निकाल के लाएं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सुभाष बोस वाले केस में और शास्त्री वाले केस में, कि सुभाष बोस के ऊपर बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, उस पर एक के बाद एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी और बहुत कुछ हो चुका है, तो उसमें तो इतना ज़बरदस्त विशाल स्कोप है चीज़ों का ढूंढने का। लेकिन शास्त्री वाला कंप्लीट ब्लैंक है, कुछ नहीं, कोई इंक्वायरी कमीशन, कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट कभी आज तक बाहर निकल के नहीं आया। बताऊंगा आपको उसके बारे में। तो इसलिए इसको बिल्डअप जो करना स्क्रैच से मैंने किया, और मुझसे पहले किसी ने करा भी नहीं है। शायद मेरी ही अकेली इकलौती किताब है दुनिया में जो शास्त्री पे अवेलेबल आपको मिलेगी। कोई आपको किताब नाम, मतलब कुछ लोगों ने पैम्फलेट बनाए थे, लेकिन उसको आप किताब नहीं बोल सकते ना। किताब का मतलब एक थोड़ा बहुत तो डिसेंट साइज़ हो, आप तरीके से उसको एवेलुएट करें, जैसे इतिहासकार लिखते हैं वैसे लिखें। तो ये हालत है। तो ये फिर 1:20 पर ये हुआ, और जैसा कि मैंने कहा कि 1:30 के आसपास सब कुछ फेल हो गया, और उनकी शास्त्री जी की वहाँ पे डेथ हो गई। और ये उनका शरीर का वहाँ पे फ़ोटो लिया गया ताशकंद में अपने कमरे में, और उसी बिस्तर पे जहाँ पे वो थे। और ये फ़ोटोग्राफ उन लोगों की, वो जो मैंने कहा डॉक्टर्स वगैरह, वो सब सिक्योरिटी इंचार्ज, बाकी लोग वहाँ खड़े हुए हैं। सारे दुनिया में खबर फैल गई एकदम से कि बड़ी अजीब सी बात है। अभी जैसे कौन मरता है, आज तक कुछ सुना नहीं कभी कि कोई दूसरे देश में सम्मेलन में किसी देश का प्रधानमंत्री या हेड ऑफ गवर्नमेंट जाए, उसकी डेथ हो जाए, बहुत बड़ी बात है। वो भी लड़ाई होने के एकदम बाद। इंटरनेशनल मीटिंग थी, रशियन करवा रहे थे, दुनिया की 2 ताकतें थी, एक अमेरिका थी, एक रशिया थे। तो ताशकंद में हो गया तो बवाल मच गया पूरे देश के। ये बड़े बड़े खबर में, ये सब अमेरिका में खबरें छपी उस ज़माने में। ये आपको मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का दिखा रहा हूँ, शास्त्री 61 डाइज आफ्टर ही साइंस पैक्ट विद अयूब खान। सो दिस इज़ अ मेजर न्यूज़ इन दोज डेज। इतना बड़ा झटका, तो बहुत बड़ा झटका था वो। तो ये खबरें उस ज़माने की हैं। और उसके बाद सुबह 9:30 बजे के आसपास वो शरीर को लेकर के वो एयरपोर्ट में आए। तो ये अयूब खान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो, और अलेक्सी किसिगिन जो रूस के हेड ऑफ स्टेट थे उस ज़माने में, वो उनकी बॉडी को कंधा दे करके लेकर आए, एयरपोर्ट पे चढ़ाया। उस ज़माने में जहाज़ जो उड़ते थे ना, तो आजकल तो बहुत तेज़ उड़ते हैं जहाज़, और वो जेट, वो जहाज़ थोड़े स्लो चलते थे उस ज़माने में। तो 9:30 बजे चढ़ाया है। तो ये मेरे ख्याल से 2:30 बजे के आसपास दिल्ली में लैंड किया। और दिल्ली में लैंड करने के बाद 2:30 बजे के बाद में लैंड करने के बाद में वो कोई 4, क्योंकि बहुत सड़कों में बहुत भीड़ थी, अगर कोई आप में से उस ज़माने में दिल्ली में रहा हो तो उस टाइम सड़कों में बहुत भीड़ थी। तो 2-2:30 बजे के आसपास जहाज़ वहाँ लैंड किया है, और करते करते आपके 4 बजे के आसपास उनका शरीर जो है दिल्ली में, उनका जो ऑफिशियल जो रेजिडेंस है उनका 10 जनपथ में उनकी बॉडी को रखा गया। और ये वहाँ की ये फ़ोटोग्राफ जो आप लोगों ने देखी है कि ये उनके घर वाले जो सब
तो ये उस ज़माने का ये आपके सामने ही हुआ। तो अब कहानी ये है कि सन 14 फरवरी सन 66 को पहली बार शास्त्री जी के बारे में, क्योंकि पार्लियामेंट में उनकी ऑबिचुरी पढ़ी गई, उनके बारे में श्रद्धांजलि उनको दी गई, और वहाँ पे ही पहली दिन से ही जब 14 फरवरी को पार्लियामेंट मिलती है, वो कि शायद लोगों को शक कहीं से हो गया था। तो वो शक को जग जाहिर करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने जो पार्लियामेंट्री के रिकॉर्ड चेक किए तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जब पार्लियामेंट में जो भी बातचीत होती है, जो हमारे जो जितने भी हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे सांसद जो हैं, जो भी सांसद बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है, आपको मालूम होगा, और वो सारा छपता है। तो आपको वो सारा का सारा आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि संसद में शुरुआत से लेके सन 47 से इवन उससे पहले का आपको सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा कि संसद में कौन कौन सी बातें किस किस ने क्या बोला, जो उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो ये आपको ये जो हिंदी में लिखा दिखा रहा हूँ, ये उस ऑफिशियल रिकॉर्ड की फ़ोटो कॉपीज़ हैं, ये कोई मेरे घर की फाइलें नहीं है। तो ये उसमें अटल जी ने ही बात बोली कि ताशकंद में क्या हुआ, क्या उनकी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता था, कुछ प्रश्न है जो मन में उठते हैं, उनके शरीर पर मन पर ऊपर बाहर पड़ा, क्या वो प्रेशर में थे, टेंशन में थे, क्या देखिए कुछ बात होती है नॉर्मल है, कोई भी आदमी एकदम से चला जाए चलता फिरता तो आदमी को तकलीफ होगी, यहाँ तो प्रधानमंत्री की बात है। क्या ये संभव नहीं था कि बिस्तर से ही बिना उठे अपने डॉक्टर को बुला लेते, नौकर को? सबसे बड़ी बात है, जिसको बेचारे को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो उसको चलना नहीं चाहिए, वो तो आप चलने से ही आपका खत्म हो जाएगा, आपको लेटना चाहिए। तो वो लोगों ने सवाल रहे थे कि वो उठ के जाना क्यों पड़ा वहाँ पे, उनको क्यों नहीं बुला सके, ऑक्सीजन क्यों नहीं थी वहाँ पे, उनके पास में टेलीफोन नहीं था, क्या नहीं था, क्या बात हुई? तो इस तरह के सवाल अटल जी ने ये सारे उस दिन उन्होंने पूछे पार्लियामेंट। तो पहले उन्होंने ही ये सवाल उठाए वहाँ पे पार्लियामेंट में। तो उसके बाद में 16 फरवरी सन 66 को पहली बार ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई पार्लियामेंट में कि क्या हुआ। तो स्टेटमेंट बहुत टू द पॉइंट थी कि हमारी गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट की कॉपी पार्लियामेंट के टेबल पे रखी उन्होंने, और उसमें बेसिकली एक सर्टिफिकेट था जो उसका इंग्लिश रूपांतर था, जिसमें ये लिखा गया था कि शास्त्री जी की डेथ हो गई है, और कुछ डॉक्टरों के साइन थे, डॉक्टर चुग जो हैं MD उनके साइन थे, डॉक्टर आरिपोव के साइन थे, ऐसे 7-8 डॉक्टर थे। और उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि उनको देख करके ये लग रहा है कि 10 और 11 जनवरी के बीच की जो रात थी उसमें कोई उनको सिम्टम थे वो हार्ट अटैक के नज़र आए थे। और ये लिख रहे हैं कि जो इट कैन बी कंसिडर्ड, इसको माना जा सकता है कि डेथ अकर्ड बिकॉज ऑफ एन एक्यूट अटैक ऑफ, ये कोई मेडिकल टर्म यूज़ किया है, इन्फो माइक्रोकार्डिया, आई थिंक वो हार्ट अटैक को बोलते हैं। तो ये उन्होंने बोला कि ये जो सिम्टम को देख के लगता है, इट कैन बी कंसिडर्ड, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दी उन्होंने, कि माना जा सकता है उस आदमी की हालत को देख करके कि ये उसको हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, और डॉक्टरों के साइन बीच में होते हैं। अब उसके बाद में लेकिन फिर वो जब ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने दी तो लोगों ने फिर सवाल किए, फिर उसमें अटल जी सबसे आगे थे। अब बोल रहे हैं कि साहब वो तो उनको गिला कहीं से वो घूम फिर के अब इस समय तक आते आते कोई ना कोई शक की सुई आ रही थी कि शास्त्री जी ने मरने से पहले कोई दूध पिया है, कोई कहता है ये सब बोल दिया, कुछ खाना खाया, तो उसमें उन्होंने ये डाउट रेज करना शुरू किया कि साहब कुछ खाने में प्रॉब्लम थी। तो यहाँ अटल जी बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिपोर्ट प्रेस में आ रही है कि सोने से पहले ग्लास का मिल्क लिया था, दूध का ग्लास पिया था उन्होंने, और उसके बारे में कुछ बताया नहीं कि कौन है, किसने दूध का गिलास दिया था उनको। तो लोग वो डाउट हो रहे थे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्यों हो रहे थे बाद में, लेकिन ये बातें उस समय से उन लोगों ने ये थे। तो ये जवाब दे रहे हैं सरदार सरन सिंह जी, हमारे उस ज़माने के विदेश मंत्री, कि मैं नहीं कह सकता कि सर्विस तो हमेशा रामनाथ ही करते थे, अब दूध किसने गर्म किया मुझे नहीं पता, ये तो पता करने वाली बात है। तो इस तरह से ये उस ज़माने में मैंने कहा कि ये फरवरी में उसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई और थोड़ी बहुत सवाल जवाब हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हुई थी, तो उन्होंने जब बात बोला था कि अटल जी ने और बाकी लोगों ने बोला कि शास्त्री जी ने फ़ोन क्यों नहीं किया, उनको चलना क्यों पड़ा, ये बात अभी तक लोग पूछते हैं। तो उसका सरकार ने जवाब दिया कि भाई ऐसा है कि वहाँ पे उनके स्वीट में एक्चुअली 3 फ़ोन रखे हुए थे, और उसमें से जो एक फ़ोन था वो बेसिकली उसको आप उठाएंगे तो वो अपने आप वो एक्टिवेट हो जाएगा और बजिंग की साउंड होगी दूसरी जगह पे, और कोई भी आपको सुनने वाला आ सकता है कोई। वो कहते हैं उन्होंने पहले भी किया था, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट तो अवेलेबल था, उनके स्वीट में थे फ़ोन, आप कह रहे हैं फ़ोन नहीं है, उनके स्वीट में फ़ोन था। तो सरकार ने बोला कि ये जो बोलना ठीक नहीं है, स्वीट में फ़ोन था, सिर्फ उनको फ़ोन को उठाना था, अगर उठाते उन्होंने पहले भी किया था। तो उन्होंने फिर कारण दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में जो डिस्कशन थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह जी हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं, यही मैं कैसे कह सकता हूँ, दोनों में से एक कर सकते थे, उठ कर के भी जा सकते थे, बजर भी उठा सकते थे, उन्होंने बजर नहीं उठाया, उठकर चले गए, शायद उनके मन में ये हो कि मैं किसको तकलीफ़ दूँ। तो ये भी अपने आप एक वैलिड आर्गूमेंट है। तो ये उन्होंने ऐसे करके बोला, और उसके बाद में केस ख़त्म हो गया, कोई किसी को, दैट्स ऑल। तो ये सन 66 के शुरुआत में जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है,
उसके बाद में ये केस खत्म था, किसी को इसमें उसके बाद में इंटरेस्ट नहीं था और किसी को डाउट, क्योंकि जब सरकार ने ये बोल दिया कि भाई आप क्यों बेकार में चिंता कर रहे हो, कोई दूध की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बजर की प्रॉब्लम नहीं है ये, तो उसके बाद में कहानी खत्म हो गई। उसके बाद 1 साल के बाद में एक अजीब सी घटना घटी और वो घटना आधारित थी इस लेटर के ऊपर। उस जमाने में एक टैबलॉइड निकल था ब्लिट्स करके, ब्लिट्स नाम का बड़ा मशहूर टैबलॉइड था, और उसने क्या किया कि शास्त्री जी के जाने के बाद उन्होंने ये उनका एक लेटर को छापा, और ये लेटर पहली बार छपा था जनवरी 2 का ये लेटर लिखा गया है। और ये लेटर में शास्त्री जी ने ब्लिट्स के जो एडिटर हैं, जो कहा जाता है कि रशियन कम्युनिस्टों के काफ़ी क्लोज में थे, उनको ये लिख करके बोला कि मैं जा रहा हूँ ताशकंद में और मैं चाहता हूँ कि शांति दुनिया में हो, मैं बड़े अच्छे भाव से मैं जा रहा हूँ। तो जब शास्त्री जी की डेथ हो जाती है तो ब्लिट्स में ये रूसी करांजिया जी जो थे, जिसके एडिटर थे, उनकी डेथ भी मेरे ख्याल से अभी 7-8 साल पहले हुई है, बहुत लंबी उम्र जी थे वो। तो उसके बाद में ये सन 66 में जब उनकी डेथ हुई है, मतलब ताशकंद के सम्मेलन के बाद में, तो करांजिया ने और ब्लिट्स ने इसको छाप के बोला, देखिए जाने से पहले वो आदमी कितना उसके दिल में कितनी भावना थी शांति के लिए, कि वो बोल के गया कि मैं शांति करना चाहता हूँ, और हमें लेटर दिया, और ये शास्त्री जी का आखिरी देश के नाम संदेश आप मान सकते हैं, और ये हमने अपने पेपर में छापा है। तो ये खबर छपी आपकी सन 66 में जनवरी में, शास्त्री जी के मृत्यु के होने के क्रम बाद। जो चेंज इसमें घटा वो 1 साल के बाद क्या हुआ कि किसी फॉरेन कंट्री के अखबार में खबर छपी, और वो था तो बैरूत में था, लेकिन उसके करस्पॉन्डेंट यहाँ पे थे, और वो इस अखबार के बारे में आप कह सकते हैं कि वो शायद अमेरिकन CIA से कुछ उसका लिंक बोलते थे लोग कि उसका इन्वॉल्वमेंट है, जो भी था। अब उसमें ये खबर छपी और उसमें ये बोला गया कि भारत की जो लड़ाई हुई है पाकिस्तान के साथ में, उसमें रशियंस ने भारत को ज़रा कुछ ढंग से सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने 2-3 उन्होंने बड़े अजीब दावे किए। पहला दावा ये किया कि जो रूस ने भारत को जो हथियार दिए थे वो थर्ड रेट की क्वालिटी के थे, वो हथियार बेसिकली चले नहीं है वहाँ पे। दूसरा उन्होंने ये दावा किया उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जो ये बैरूत में अखबार छपा है उसके अंदर, कि ये जो ताशकंद का जो सम्मेलन हुआ था ये कोई भारत पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ था, ये तो रूस अपनी दिखाने के लिए कि भाई हम कितने बड़े खलीफे हैं दुनिया में कि हम भी शांति कर सकते हैं। अभी तक तो ये कानून था कि ना कि अब तक तो ये पहले थी कि सारे अमेरिकी करवाते थे, अमेरिकी और अंग्रेज सम्मेलन करवाते थे बड़े बड़े, लेकिन रूस ने भी दिखाना चाहा कि हम भी ये बहुत बड़े लोग हैं, जब दुनिया में कोई ऐसी घटना घटेगी तो हम लोग भी लोगों को मिला सकते हैं आपस में। तो बेसिकली वो कह रहे हैं ये रूस की प्रेस्टीज के लिए किया गया था, ये कोई भारत पाकिस्तान का उन लोगों को खास उनका इंटरेस्ट नहीं है। तीसरी और जो सबसे खतरनाक बात जो उस लेटर में जो स्टोरी में लिखी गई थी कि ये लेटर जो था नकली लेटर है, ये लेटर असली नहीं है, ये फॉर्जरी हुई है। अब जब फॉर्जरी की बात उछली तो यहाँ बवाल मच गया, मतलब कुछ इलाकों में टैबलॉइड में कि भाई ये प्रधानमंत्री का लेटर फॉर्ज करना कोई मजाक थोड़ी ना, कोई आदमी नकली लेटर फॉर्ज कर दे प्रधानमंत्री को, नकली लेटर छाप दे किसी अखबार में, ये तो बड़ा ज़बरदस्त, तो छोटे मोटा किसी का फौज करोगे तो जेल हो जाएगी। तो जब ये बवाल मचा और डिस्कशन हुई तो उसमें ये करते 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 एक व्यू निकल के आया कि जिस भी भाई ने ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज किया है उसको ये बात मालूम है कि आदमी जिंदा वापस नहीं आएगा। कौन कौन किसकी हिम्मत है, कौन माइका लाल है जो प्रधानमंत्री का नकली लेटर फॉर्ज कर देगा और छाप देगा पेपर में, उसको पता नहीं कि वापस आएंगे प्रधानमंत्री तो तेरी क्लास लगेगी। तो किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? तो उस ये एक व्यू निकल के आया कि जिसने भी ये काम करा है शायद उसको ये मालूम था कि यह आदमी वापस नहीं आने वाला, तभी उन्होंने ये नकली लेटर प्लांट कर दिया मीडिया के अंदर। तो ये जब व्यू निकल के आया तो पार्लियामेंट में सवाल उठे, और उसमें से जैसे मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ तो हाथ कंगन को आरसी किया। जैसे अपने श्री आबिद अली जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने सवाल पूछा, उस टाइम तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। अब ये उनसे पूछ रहे हैं कि ये तो ये किसी को भी नजर आएगा कि लेटर नकली है, ये लेटर असली नहीं है, अलग अलग जोड़ के बना रखा है, तो ये तो नकली लेटर दिखाई दे रहा है हमारे को। तो उन्होंने पूछा, वो कॉमन सेंस की बात है कि आप क्यों नहीं इस पर कोई इंक्वायरी करके आप इसको चेक कर लो, अगर कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से जो भी कोई लेटर जाता है तो उसकी कॉपी वहाँ रखी जाती है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो उन्होंने पूछा है कि विल इट बी पॉसिबल फॉर हर, दैट इज मीन मिसेज इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर, विल इट बी पॉसिबल फॉर हर टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स एंड कंपेयर वेदर इट हैज एट ऑल बीन इशूड। सिंपल, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि लेटर नकली है असली है, इसका पता लगाने का बड़ा सिंपल कहानी है कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जाके चेक कर लीजिए। तो ये उसने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, तो उसका आंसर पहले दिया आपके, जब उसने ये सवाल पूछा तो हमारा जो भी उस ज़माने में रहा होगा लोकसभा का, उसने आंसर दिया था क्वेश्चन आवर इज ओवर। तो ये आपको पता चल गया कि इनका रवैया क्या है, लोगों का बात कर स्टाइल करने का, इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहा है क्वेश्चन आवर इज ओवर।
फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी जी ने बाद में जवाब दिया कि नो इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड बिकॉज वी डिड नॉट थिंक दैट एन इंक्वायरी वॉज नेसेसरी। अरे कमाल की बात है यार, वो नकली लेटर प्रधानमंत्री का किसी ने डाल दिया, लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि जिसने भी प्लांट किया उसको मालूम था वो आदमी वापस नहीं आएगा, और उसको इतनी लाइटली आप लोग ले रहे हैं। आप सोचिए अगर आज के ज़माने में होगा तो क्या होगा। इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि वो नकली लेटर किसने डाला है। लेटर नकली था, वो मैं आप किताब पढ़ेंगे वो समझ में आएगा, लेटर नकली था, लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, तो ये कहानी हो गई आपकी पूरी ख़त्म। तो जो 66 में थोड़ी उछली थी, एक साल बाद 67 में इस लेटर को लेकर के, उसके बाद शास्त्री मृत्यु प्रकरण के ऊपर कोई बातचीत पब्लिक डोमेन में नहीं हुई है। जो उनके मित्र थे या जो उनके रिश्तेदार थे वो बात करते हों प्राइवेट में, लेकिन ना मीडिया में ना पार्लियामेंट में ये इशू कभी उसके बाद में नहीं उछला। ये उछला है जाकर के सन 70 में पहली बार तरीके से आप बोल सकते हैं थोड़ा। और 70 में इशू उछलने के 3-4 कारण थे। तो वो पहला कारण था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सन 70 में क्या हुआ कि लोगों ने डिमांड की कि नेताजी की डेथ पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और सरकार वो बनाने के इच्छुक नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उनको इंक्वायरी कमीशन बनाना पड़ा। तो जब सुभाष बोस की इंक्वायरी बनाई तो लोगों ने बोला कि जब सुभाष बोस की इंक्वायरी कर तो शास्त्री की भी लगे हाथ कर डालो। तो एक तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई वहाँ पे उनको। उसके बाद में ये जो आरएसएस का जो माउथ पीस है ऑर्गेनाइजर, उसके अंदर कुछ स्टोरियाँ छपनी शुरू, जिसमें लिखा कि उन्होंने डाउट रेस किया कि देवर अननोन फैक्टर्स की, कुछ उसमें उनकी डेथ में कुछ और प्रॉब्लम थी। तो ये डेथ की स्टोरी निकल के आनी शुरू हुई। तो पहले ऑर्गेनाइजर में आई, बाद में कोई और लोगों ने पकड़ लिया, और उसके बाद में एक के बाद एक बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहुत जाने माने थे, राज नारायण, दया भाई पटेल, लोकनाथ मिश्रा, M.K. मोहता, बहुत हैं, मतलब मैं तो 2-4 नाम गिना रहा हूँ, और सारे देश के थे। उन्होंने पूछा और उन्होंने बोला कि आप ये इस पर कुछ इंक्वायरी करो। लेकिन जिस आदमी के बोलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा वो थे TN सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के। लेकिन इनकी बात में जोर इसलिए था कि TN सिंह लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन के मित्र थे, बचपन के उनके स्कूल के मित्र थे। उन्होंने ये सवाल पूछा, वो उन्होंने कहा जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि जिस प्रश्न को आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसे पेश करते हुए मेरे हृदय में तरह तरह की भावनाएं उठ रही हैं, बहुत तकलीफ भी है हृदय में, हिचकिचाहट भी है, मेरा पुराना साथी था और उसके बारे में बात करूं। तो ये बोल रहे हैं कि साहब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जब शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनका शरीर आया तो फूलों से ढका हुआ था, ईश्वर जानता है मेरा कि मेरा दिल उस समय कैसा था, शरीर को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, जब देखा तो प्रॉब्लम हुई। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ हमको लोग पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं सवाल उठाए। अब उसने एलिगेशन लगा दिए साहब कि वो कुक भी था, वो जो मोहम्मद जान की इसने बात छेड़ दी इन्होंने कि वो कुक कहाँ चला गया, ये कुक का कोई पता नहीं है, कहाँ वो आदमी, ना वो रूस में है ना वो हिंदुस्तान में है, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसने कि उन्होंने एक जो इमोशनल बात बोली है, क्योंकि TN सिंह शास्त्री जी के पर्सनल मित्र थे तो इसलिए इसका बहुत इम्पैक्ट हुआ। ये TN सिंह जी फोटोग्राफ है। आज इनके लड़के ने मुझे सुबह ऐसे याद कर लिया, तो आज उनका मैं बोला कि मैं लातूर में हूँ, आपके पिताजी का नाम लेता हूँ। तो आज उनके सुपुत्र ने मेरे को फ़ोन भी किया सुबह से। उसके बाद बहुत से लोग एक के बाद एक, दुनिया भर के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने सबने वही बातें बोलनी शुरू की जो शायद जो मैंने कहा ना, जो पहली दूसरी लाइन में बैठे हैं बुजुर्ग, जो आपके टाइम में लोग बोला करते थे। जैसे ये बृज किशोर प्रसाद सिंह बिहार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ज़्यादातर बोलने वाले कांग्रेस के लोग ही थे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ वाजपेयी जी बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कांग्रेस के लोग भी बोल रहे थे, जनसंघ के लोग उन्होंने बोला था, हाँ कम्युनिस्ट जो थे वो गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे थे। तो कुछ कांग्रेस के नेता और कुछ ऑपोजिशन की पार्टी ने बात को उठाया। जैसे ये बृज किशोर प्रसाद सिंह जी बोल रहे हैं कि साहब ये शरीर का रंग कुछ बदल गया था, वो शक्ल देख के नहीं लग रहा था कि वो नेचुरल डेथ है। तो इससे से ये कहानी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने बहुत ज़बरदस्त बातें बोली हैं वो थे महावीर प्रसाद भार्गव जी, कांग्रेस के नेता थे बहुत बड़े। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लगता रिसर्च करिए, बहुत इंसाइसिव उन्होंने कमेंट मारे हैं पूरे केस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सरकार का, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की फोटो कॉपीज़ हैं। तो ये कोई किताब नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री में जो बात हुई तो उसको मैंने स्कैन करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। इन्होंने सरकार को लगा कटघरे में, और उन्होंने एक झूठ उन्होंने पकड़ लिया। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब सवाल उठा था कि क्या उनके बिस्तर के पास फ़ोन नहीं था, ये जब सवाल उठा है तो सरकार ने आंसर दिया कि उनके स्वीट में फ़ोन था। तो उसने कहा जी आप तो भैया लैंग्वेज को घुमा रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि कमरे में और स्वीट में फ़र्क क्या होता है। कमरा मतलब बिस्तर में फ़ोन का मतलब बिस्तर के साथ फ़ोन है, स्वीट का मतलब होता है कि 2-3 कमरे का जो पूरा सेट है उसको स्वीट कहते हैं। तो शास्त्री जी का जो स्वीट उनको मिला था उसमें कमरा था जिसमें फ़ोन नहीं था। इसका मतलब फ़ोन ना होने की बात बिल्कुल ठीक थी। उस कमरे के साथ में एक उनकी स्टडी थी
स्टडी के साथ में एक रिसेप्शन रूम था। तो इन्होंने आंसर दी जी स्वीट में फ़ोन पड़ा है। तो टेक्निकली जो फ़ोन था कमरे में नहीं था, वो उनकी स्टडी में था। तो वही जब उसके पास फ़ोन है ही नहीं उसके पास में, उसके बिस्तर के साथ में, तो वो चल करके अगर वो वहाँ जाएगा थोड़ा आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब आप जानबूझ के आप लोग झूठ बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, कमरे में फ़ोन था कि नहीं था, तो आंसर है कि नहीं था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि स्वीट में था। अरे भैया, स्वीट और कमरे फ़र्क नहीं होता क्या? इतने बड़े बड़े लोग बैठे, इनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती क्या? तो ये इन्होंने तो महावीर प्रसाद ने पकड़ लिया। उसने और भी एलिगेशन लगाया। उसने कहा साहब इनको रूस सरकार ने इनको ऑफर किया है पोस्टमार्टम, और इन लोगों ने मना करा है। इसने एलिगेशन लगाया पार्लियामेंट में। दे वर ऑल्सो कैरिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे घर में कोई आदमी कि मरेगा तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या? They had the honor of their country at the back of their mind, and they wanted to be absolutely clear that no foul play was there. Why was the post-mortem request declined by our ministers, our governments? तो उसने एलिगेशन लगाया महावीर प्रसाद भार्गव ने उस टाइम पे। तो जब ये अब उसने वही बातें बोली पब्लिकली कि शरीर कैसा काला पीला हो गया। नॉर्मल हार्ट अटैक में बॉडी काली पीली नहीं होती ऐसे, ये कैसे काला नाला, शक्ल कैसे उनकी बदल गई। तो ये इस तरह के बाद मैंने कहा ना, एक के बाद है, खासकर महावीर प्रसाद भार्गव ने ये बात बोली, और इस बात को बहुत लाइटली लेकर के और मजाक उड़ाया। एक भूपेश गुप्ता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने अटैक कर दिया ऑर्गेनाइजर के ऊपर। वो जिस पेपर में खबर छपी थी, वो बोल रहे हैं कि ये जो पेपर जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसमें खबरें छप रही हैं कि शास्त्री जी की डेथ नेचुरल नहीं है, ये तो आरएसएस का पेपर है। और उसमें उसको उन्होंने कम्युनलाइज कर दिया, बोल दिया वन कैन सी दैट व्हेनेवर अ मुस्लिम नेम इज अपीयर्स इट इज इन मोर लेस देन ब्लॉक लेटर्स। तो उसने पूरी कहानी की पटरी उसने चेंज कर दी। इसने भूपेश गुप्ता ने कम्युनिस्ट था ये एनी हो। वो करते करते फिर सरकार ने 4 अप्रैल सन 70 को एक स्टेटमेंट दी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और अपने वाई बी चौहान साहब जो थे अपने उस जमाने, उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया उनके गवर्नमेंट के बिहाफ पे। उसने कहा आप लोग बेकार में ये सस्पिशन, गवर्नमेंट ने कहा कि रेस कर रहे हैं आप लोग, उसमें कोई है नहीं, डाउट नहीं है उनकी डेथ पे, तो आप सस्पिशन रेस कर रहे हैं। दूसरा, आप जो मोहम्मद जान के बारे में लोग बोल रहे हैं, सरकार के पास में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं कि उसके कैरेक्टर में कोई खोट हो। तीसरा, तो उन्होंने बोला कि भाई जब उनके सस्पिशन ही नहीं है सरकार को, आप कह रहे हैं इंक्वायरी करवाओ, जब सरकार को सस्पिशन ही नहीं है, कोई सरकार को पता है कि नॉर्मल डेथ है, हम क्यों इंक्वायरी करवाएंगे? तो ये भी एक लॉजिकल बात है। तो ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने 4 अप्रैल सन 70 को दी, और इस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के लोगों का वहाँ पे डिस्कशन बंद हो गई। लेकिन जैसे ही 4 अप्रैल को ये घटना घटी और सरकार ने मना कर दिया हम इंक्वायरी नहीं कराएंगे, तब गिरा आपका बड़ा ज़बरदस्त बॉम्बशेल अक्टूबर के महीने में सन 70 में। ये एक धर्मयुग नाम की, आपको याद होगा, बहुत मशहूर हिंदी की मैगजीन आती थी, सबसे ज़्यादा मिला करती थी उस ज़माने में, दिल्ली और पूरे मेरे ख्याल सब जगह, यहाँ पे इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की, ये आपके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की मैगजीन थी ये, और ये सबसे बड़ी मैगजीन हिंदी के ज़माने में बहुत मशहूर मानी जाती थी। उसमें पहली और आखिरी बार शास्त्री जी की जो मिसिस हैं ललिता शास्त्री, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने खुल करके बोला, और उन्होंने साफ एक के बाद एक उन्होंने बातें बोली हैं। उसमें जैसे कि उन्होंने बोला, एक तो उन्होंने डाउट रेस किया, मेरे ख्याल से उन्होंने रामनाथ से बातचीत की थी। जो कहानी दी जाती है कि शास्त्री जी अपने कमरे में 12:30 थे, उन्होंने बोला कि मुझे पानी पिलाओ, फिर रामनाथ चला गया। उसने कहा नहीं, और उन्होंने कहा कि शास्त्री जी को कुछ सिर भारी हुआ था, तो पहले उन्होंने ये बोला। दूसरा, उन्होंने बोला कि वो जब उनकी डेथ, जब वो हार्ट अटैक के जो सिम्टम आ रहे थे, तो बार बार वो उस फ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे, पानी वाले की तरफ को, और जब उनको वो पानी दिया गया तो उन्होंने इनसे मना कर दिया। वो इंडिकेट करे लेकिन बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने बोला कि जब उनके शरीर को यहाँ पे लाया गया, ये शास्त्री जी की वाइफ बोल रही हैं, धर्मी में छपा। अब उनके बच्चे से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने क्रॉस चेक करा उनके, मैं जानता हूँ सुपुत्रों को, उनके दोनों को, अनिल जी को, सुनील जी को। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, अनिल जी कांग्रेस में है, सुनील जी बीजेपी में। तो उसमें यह है कि उसने बोला कि जब उनकी बॉडी को यहाँ पे लाया गया था एयरपोर्ट पे, तो बॉडी वहीं काली पीली पड़ी थी, और कुछ पता नहीं क्या कारण था कि हमें लोग उनके पास नहीं जानते थे। जब वो तो खुद नहीं गई थी, उनका बच्चा वहाँ गया था, हरी शास्त्री वहाँ गए थे, जो बड़ा लड़का था शास्त्री जी का, तो उसको दूर रखा हुआ था। और बाद में जब इन्होंने बताया करके कि साहब ये तो शरीर काला पीला है, तो फटाफट कोई एक लेकर आया, वो उसमें चंदन लगा के मुंह में रगड़ दिया सारा का सारा। तो उनको कुछ डाउट हो रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये लोग क्यों छुपा रहे हैं, हमको वहाँ जाने नहीं दे रहे। फिर उन्होंने बॉडी डिस्क्राइब करी है कि बेसिकली क्या था कि वो पेट में कटने के निशान थे, बॉडी फूली हुई थी, यहाँ छेद था पीछे गर्दन के पीछे, यहाँ से खून निकल रहा था सारा। उनका ये जो टोपी खून से लथपथ, आपका तौल, ये जो पूरा कपड़ा खून से लथपथ, आपके जो आपका पिलो है उसमें खून लगा हुआ है। तो वो तो ये खून से लथपथ कपड़े लेकर के सारे वहाँ पे ऐसे हैं। तो ये बोला कि कटने पिटने के निशान थे बॉडी के अंदर बहुत सारे, एक पेट के यहाँ पे और एक गर्दन के पीछे, ये 2 जगह। और ये कहा कि यहाँ से खून निकल रहा है। तो वो टोपी अभी भी है उनके पास में, वो टोपी में खून लगा हुआ है। तो ये ललिता शास्त्री जी ने ये बात पब्लिक में स्टेटमेंट उस जमाने में दी।
और उसके बाद में थोड़े दिन बाद में शास्त्री जी का जो बड़ा लड़का हरीश शास्त्री, उसने स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी हमें तो पहले दिन से ही कोई डाउट हो गया था इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब मैंने ये कुछ बड़े नेताओं को बताया तो उन्होंने कहा अभी भैया अभी मत बोलो, चुप रहो अभी, ऐसे करके उन्होंने बात को रफा दफा कर लिया। तो जब ये पूरा बवाल मच गया कि साहब अब तो शास्त्री की मिसिस ने पब्लिकली कह दिया ललिता जी ने कि उनकी डेथ पे प्रॉब्लम है, तो पार्लियामेंट में फिर बवाल मच गया। जब पार्लियामेंट में बवाल मचा तो गवर्नमेंट ने एक थोड़ी सी स्टेटमेंट मीडिया में उन्होंने दी उस जमाने में, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू द डेथ ऑफ शास्त्री जी। तो ये 2-3 पन्नों की स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा सरकार ने आज तक कभी इस बारे में नहीं बोला है। तो 2-3 पन्ने की स्टेटमेंट है जहां उन्होंने पॉइंट वाइज बहुत सी बातें उन्होंने लिखी थी। तो पहला जैसे उन्होंने बोला कि उस स्टेटमेंट में ये लिखा गया कि डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट जो था एक 66 में इशू किया गया, जो हमने पहले पार्लियामेंट के सामने रखा है। उसके बाद में जब मीडिया में ये सवाल उठे हैं कि बॉडी में कटने के निशान थे ये थे, तो दोबारा से उन्हीं सोवियत डॉक्टर्स ने एक सर्टिफिकेट फिर से इशू करा है। अब उसमें उन्होंने बोला है, फिर से गवर्नमेंट ने रिपीट किया कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है जिसको देख के हमको लगे कि मोहम्मद जान के करैक्टर पे आप वोट कर सकते हैं, तो कोई हमारे एडवर्स कंप्लेन उस कुक के बारे में नहीं आई है। फिर ये बोला गया कि शास्त्री जी की बॉडी को एक्चुअली एम्बाम किया गया था, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज करती है, तो एम्बामिंग जो करी जाती है उससे क्या होता है कि ये जो कलर आप जो बता रहे हैं काला पीला पड़ गया, ये एम्बामिंग के चक्कर में काला पीला पड़ा है। अब वो जो छेद के निशान बता रहे हैं वो तो एम्बामिंग के निशान है। तो गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आप शास्त्री की फैमिली बोल रही है कि हमको पोस्टमार्टम के लिए कहा गया था, तो गुलजारीलाल नंदा जी उस जमाने के गृह मंत्री थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि मुझे तो कोई याद नहीं है, किसी ने कहा मुझे। तो ये बात है, तो ये उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया कि तो एम्बामिंग से जो है ये कहानी हुई है। तो ये बात है 18 दिसंबर सन 70 की, उस जमाने में शायद मेरे ख्याल से आपका पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, ये इशू फिर खत्म हो गया, रफा दफा हो गया उसके बाद में। और उसके बाद से लेके आज तक कभी पार्लियामेंट में शास्त्री की मृत्यु को लेके कोई बात नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो टेक्निकली आप ये बोल सकते हैं कि सन 70 के बाद, दिसंबर 70 के बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का प्रकरण खत्म हो गया। सरकार ने एक स्टेटमेंट दी, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो बहुत लॉजिकल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो डाउट जो रेज किए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी जो है काली पीली नीली पड़ गई थी, उन्होंने बोल दिया बॉडी को एम्बाम किया गया, एम्बामिंग करने के बाद ऐसा रंग हो जाता है, और ये कहानी है, तो इसमें क्या डाउट है। लेकिन सन 70 के बाद से, सन 1970 के बाद से कुछ ऐसे चीज़ें घटी हैं एक के बाद एक, जिसको लेके कुछ लोगों को डाउट धीरे धीरे में होते रहे। वो डाउट क्या है? पहली बात तो ये, जो आई विटनेस थे जिन्होंने वो, मैंने आपको नाम गिनाया, कपूर, शर्मा, चुग, वो कभी मीडिया से बात नहीं किया। बड़ी अजीब सी बात है। सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई थी 1945 में, अंग्रेज का ज़माना था, मीडिया बिल्कुल उस ज़माने में बिल्कुल नाम मात्र के बराबर था। लेकिन उसके बावजूद जो जिन लोगों ने सुभाष बोस को उनके मरने का उनको मालूम था या नहीं का मालूम था, वो लोगों ने मीडिया में इन्फॉर्मेशन दी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो चुग दिल्ली में बैठा हुआ है, वो शर्मा चुग में दिल्ली बैठा हुआ है, तो उनका इंटरव्यू क्यों नहीं किसने किया? वो क्यों नहीं बोले कभी पब्लिक में? ये सीधी बात है, डॉक्टर चुग आगे इंटरव्यू देता धर्मिक में कि साहब वो तो ऐसे हुआ था, कहानी खत्म हो जाती। तो ये अपने आप में बड़ा डाउटफुल है। दूसरा ये कि इनमें से जो लोग हैं उनके मरने के बारे में कुछ डाउटफुल प्रॉब्लम्स होनी। पहली बात तो डॉक्टर चुग की 77 में डेथ हो गई, उसके बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली रामनाथ का भी कहते एक्सीडेंट हुआ था, कार उसके ऊपर चल गई। मुझे रामनाथ का मुझे पता नहीं, कि मेरे को जो शास्त्री फैमिली ने बोला आपको बता रहा हूँ। चुग का मुझे पता है कि वो कंफर्म है कि रामनाथ पे कोई कहते हैं ट्रक चढ़ गया था। जो मुझे सुनने में समझने में आया है, जो कि मैंने कहा कि बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सन 77 में जब हमारे इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद इलेक्शन होने वाले थे, तो एक अफवाह सी उड़ी हुई थी कि ये सबको मालूम था कि गवर्नमेंट हारेगी कांग्रेस की और जनता पार्टी गवर्नमेंट आने वाली है, तो कह रही कि केस खुलेगा, अब तो इंक्वायरी होगी इसमें। और किसी ने ये शगुफा छोड़ा था कि राजनारायण को इसका कमेटी का चेयरमैन बनाया, कि राजनारायण जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है इस केस के बारे में। तो ये एक अफवाह थी कि ऐसे होगा। तो उसी टाइम पे इलेक्शन होने के 7-8 दिन पहले ये एक्सीडेंट होता है जिसमें डॉक्टर चुग की मौत हो जाती है। वो मौत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। मैं, डॉक्टर चुग कार चला रहे थे, उनकी मिसिज थी, वो भी डॉक्टर थी, और उनके 2 बच्चे, शोभा और एक लड़का। एक और लड़का था लेकिन वो घर में था, वो भी है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये चारों को चारों गाड़ी चला रहे थे, और जो एक्सीडेंट कैसे हुआ कि राजघाट के आसपास पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, और टक्कर जब मारी है उसने आके, तो डॉक्टर चुग बाहर निकले, और बाहर निकल के उन्होंने देखा कि गाड़ी में कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, और उसी वक्त उसी ट्रक ने फिर टक्कर मारी, और उस टक्कर में डॉक्टर चुग गए, डॉक्टर चुग की मिसिस गई, उनका लड़का गया, और जो लड़की थी वो शी इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू टॉक, शी उसके बाद उसका जो बच तो गई है, जिंदा है मेरे ख्याल से, बट वो किस हालत में नहीं है कि बात कर सके किसी से। तो बेसिकली कहानी अब आपको, मुझे समझ में नहीं आता, ये कोई एक्सीडेंट तो है नहीं भैया,
कि पहले आपने टक्कर मारा, फिर आप रुक गए, फिर टक्कर देके मारी, ये तो सीधा तो हिट जॉब जो बोलते हैं हिंदी में, वो दिखाई दे रहा हमारे को। नहीं हो, पर ये कहानी है। उसके बाद में जिससे मुझे पर्सनली बहुत डाउट होने शुरू हो गए कि आपको पता है कि हमारा जो सोवियत एम्बेसी दिल्ली में थी, जिसको आजकल रशियन एम्बेसी कहते हैं, उनका एक पेपर छपता था, सोवियत लैंड मैगजीन आया करती थी। उस मैगजीन में 1991 में एक आर्टिकल छपा जिसमें एक केजीबी जो रशियन इंटेलिजेंस का अफसर था, उसने एक इंटरव्यू दिया। अब उसने एक बातें बोली, उसने बताया कि ऑब्वियसली इट इज़ वेरी नॉन थिंग कि जिस जगह पे शास्त्री जी ठहरे हुए थे वहाँ पे उन्होंने जासूसी ये लोग कर रहे थे, केजीबी वाले, उन्होंने वो डब्बे लगा रखे थे जिनसे आवाज़ें सुनी जाती हैं। तो उसने ये बोला कि जब शास्त्री को सीजर हुआ है, उसको बेहोशी हुई है एकदम से रात को, तो हमको मालूम चल गया। तो पहली बात तो ये कि ये बेहोश होने की बात, जो सीजर की बात है, ये कहीं पे नहीं आई है, और ये केजीबी का आदमी लिखा। दूसरा ये कि केजीबी सुन रहा था जब ये बात केजीबी का एक अफसर, सोवियत लैंड नाम की मैगजीन जो दिल्ली में छपती है, उसमें ये लिखा है, तो हमारे विदेश मंत्रालय के लोग क्या भांग खा के बैठे हुए थे? उनको वो मैगजीन उठा करके रशियन गवर्नमेंट से पूछना चाहिए था कि चाचा ये कैसे लिखा, बताओ। तुम लोग सुन रहे थे तो टेप आपके पास में होगा, रिकॉर्ड होगा उसके नाम पे, कॉमन सेंस है। अगर वो कह रहा है कि हम सुन रहे थे तो रिकॉर्ड होगा, टेप होगा, शास्त्री जी के आखिरी क्षणों की रिकॉर्डिंग उन लोगों के पास में, तभी वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि सीजर हुआ है करके सब कुछ हुआ है। उनके पेपर में छपा है, पेपर नहीं, उनकी मैगजीन, जो उनकी सरकारी मैगजीन में, ये सोवियत में छपा है। दूसरा ये, उसी टाइम पे सन 96 में उस जमाने का जो होम सेक्रेटरी था LP सिंह, जो ताशकंद गया था, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि महावीर प्रसाद भार्गव ने ये पार्लियामेंट में एलिगेशन लगाया था कि रशियन गवर्नमेंट ने पोस्टमार्टम ऑफर किया था, ये जो हमारी गवर्नमेंट ने मना किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को रफा दफा कर लिया। लेकिन सन 96 में LP सिंह होम सेक्रेटरी ने अपनी किताब लिखी। उसने किताब में गलती से, मेरा मानना गलती से उसके मुंह से निकल गया कि पोस्टमार्टम ऑफर हुआ था। तो बेटा तुम थे, तुम्हारा झूठ गया पकड़ा यहाँ पे। तो ये बात मैं आप मुझे समझ में आ रही है अब मैं, क्योंकि मैंने कहा ना वो डॉट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जब पूछा गया था सन 66 में तो आपने कुछ और बोला, 96 में किसी और कारण से LP सिंह ने गलती से ये बात लिख दी किताब में कि भैया पोस्टमार्टम तो ऑफर हुआ था, हम लोगों ने मना करा है। ठीक है जी। उसके बाद में बवाल मचा। 98 में चुपचाप से, किसी को खबर यहाँ हिंदुस्तान में नहीं लगी, लेकिन रशिया में वहाँ पे एक पेपर में, मैंने कहा ना कि जब वो दाचा में उनको रखा था तो मोहम्मद जान था कुक, साथ में रशियन कुक थे, तो उसमें से एक रशियन कुक जो था उसका इंटरव्यू छपा 98 में, उसका नाम अहमद सतारॉव। उसने ये बोला कि रात को 4 बजे हमको अरेस्ट किया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री को जहर दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि ये पूरी कहानी जो आप बता रहे हैं कि शास्त्री की बॉडी यहाँ पर आई, उसको देख के शक हुआ, नहीं, ये कहानी तो ताशकंद में शुरू हो गई। वो तो खुद रशियन बटलर ने ही बोल दिया, रशिया में खबर छप रही है कि 4 बजे अरेस्ट मुझे किया गया सुबह, दैट मीन्स रात को 1:30 बजे डेथ होती है, विदिन 3 आवर्स उन्होंने अरेस्ट कर लिया आदमी। इसका मतलब इसमें गड़बड़ है, और ये गड़बड़, तो ये जो शक हुए हैं शास्त्री के मरने पे, ये बाद में नहीं बनाए गए। जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि साहब कोई कांग्रेस का दुश्मन है, वो मैंने कहा ना महावीर प्रसाद भार्गव तो भी कांग्रेस के आदमी थे, बहुत से लीडर हैं, और TN सिंह भी कांग्रेस में थे। ये कोई इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, प्रधानमंत्री देश का मर गया तो सभी बोलेंगे ना। तो ये इससे लेकर के ना आप समझ सकते हैं कि 70 से लेकर 98 तक ये डाउट्स जो लोगों के दिमाग में आए। लेकिन हाँ, इस ऑर्डर में जो माला तो मैंने बनाई है इसकी, ये इसको मैंने डॉट्स बना के आपको दिखा रहा हूँ कि ये डाउट निकल के है। हाँ, लेकिन ये जो खबर थी 98 की अहमद सतारॉव की, ये लंदन में छप गई। मुझे रशियन पढ़नी नहीं आती है, मैंने तो लंदन के किसी अखबार में देखा कि उसमें छपा है कि रशिया में एक पेपर है, उसमें ये बात छपी है और उसमें लिखा है, लेकिन भारत के किसी अखबार में ये खबर को नहीं छापा गया। तो ये हमें लंदन से खबर लग रही है कि रशियन, बिकॉज मुझे रशियन बोलनी नहीं आती, मैं रशियन नहीं जानता हूँ, मैं कभी वहाँ नहीं गया, लेकिन बाद में कन्फर्म हुआ कि ये हुआ। तो ये कहानी यहाँ पर हो गई, और उसके बाद में फिर ये जो घटनाएं घटी ये कभी मीडिया में नहीं आई, तो ये कभी इशू नहीं बना था। सिर्फ आपको मैं पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि 70 से लेकर के 98 2000 हमारे टाइम तक क्या क्या घटना घटी थी और उसकी मीनिंग क्या थे। इस केस को आप मान सकते हैं जो खुला है वो मेरे टाइम में, हमारे टाइम में 2009 में मैंने ही खोला था। और मैंने, क्योंकि मैं नेताजी वाले केस को लेके मैं बहुत कुछ कर रहा था, तो लोगों ने बार बार मुझे बोलते थे कि नेताजी, इसी के परिवार ने ही बोला बाद में कि साहब वो तो नेताजी को लाने में इच्छुक थे वो, तो कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु और शास्त्री की मृत्यु जुड़ी हुई है। तो उसी बहाने मैं थोड़ा शास्त्री का भी मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, और उसके बाद मैंने सूचना का अधिकार लेकर के मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से और विदेश मंत्रालय से पूछा कि आप लोग के पास में कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, तो हैं तो बताओ क्या है करके। तो प्रधानमंत्री, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, तो PMO ने मुझे आंसर दिया कि उनके पास में एक कागज़ है
सिर्फ एक कागज़ है जो सीक्रेट है, जो हमको नहीं दे सकते। और कमाल की बात है, फाइलें नहीं है, प्रधानमंत्री मर गया, आप कह रहे हो फाइल नहीं है आपके पास में। चलो, उन्होंने बोला एक डॉक्यूमेंट है, वो हम आपको नहीं दे सकते। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, और ये उसके बाद से आप कह सकते हैं कि 2009 में हमारे ज़माने से, क्योंकि ये इशू 70 में ख़त्म हो चुका था, उसके बाद कोई किताब कुछ नहीं। किताब पहला मैं लिखा है, मुझसे पहले किसी ने किताब नहीं लिखी इसके उसके ऊपर, किसी ने कोशिश की थी, आपको बताऊंगा वो कौन वो आदमी था। तो उसके बाद में ये जब ये छपा तो प्रधानमंत्री कार्यालय मुझे बोलते हैं कि हमारे पास में सिर्फ एक कागज़ है, उसको हम नहीं दे सकते, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे किसी फॉरेन कंट्री से। और विदेश मंत्रालय में बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी हुई कि विदेश मंत्रालय ने मुझे जवाब दिया मुझे कि हमारी कंसर्न डिवीज़न में इस केस से जुड़ी कोई फाइल पेपर नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में। भारत का प्रधानमंत्री मर जाता है दूसरे देश में, और हमारा विदेश मंत्रालय मुझे ये लिख करके बोल रहा है आरटीआई में कि कंसर्न डिवीज़न हैज़ नो इन्फॉर्मेशन। तो मैंने एक और एप्लीकेशन फाइल की, मैंने कहा चाचा आप झूठ किसको बोल रहे हो? अरे प्रधानमंत्री मरा, बवाल मच गया होगा, 50 फ़ोन खड़काए होंगे उसने, एम्बेसडर ने, वो करके रहा था वहाँ पे। उसके बाद एक के बाद टेलीग्राम होगा यहाँ पे दिल्ली में, सवाल पूछे कैसे मर गया प्रधानमंत्री, इंक्वायरी होगी, आप कैसे कह रहे हो रिकॉर्ड आपके पास में नहीं है? तो ये लोग पहला मुझे बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में, ये जो सत्य और अहिंसा के पुजारी बनकर बैठे हुए हैं आजकल, फिर आंसर देते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। पहले कहता है इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब मैंने लिख कर समझाया उसको इंग्लिश में, इनको हिंदी समझ में नहीं आती, कि भैया प्रधानमंत्री मना है, 50 बार फोन खड़काए होंगे, टेलीग्राम गए होंगे दिल्ली में, मजाक समझ रखा तुम लोगों ने क्या? फिर कहते हैं जी इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन। तो पहले तुमने क्यों झूठ बोला मुझे? उसके बाद में जब ये अब ये इन्फॉर्मेशन, आपको पता कि आरटीआई में क्या होता है, आरटीआई में पहले आप सवाल पूछते हैं सरकार से, आपको जवाब देती है, अगर आप जवाब से खुश नहीं हैं तो आप उसकी अपील करते हैं। तो अपील करने का फायदा नहीं होता, वो जो एक बार बोल दिया वही ठप्पा लगता है, फिर आपको इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाना पड़ता है। तो मैंने इस केस को इन्फॉर्मेशन कमीशन में डाल दिया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये ना 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, तो ये आरटीआई बेसिकली फेल हो चुका है। वो इतनी लंबी लंबी लिस्टें लगी हैं, वो लटकाते हैं लंबे लंबे केस। तो ये 2011 में जाकर के फिर ये फैसला हुआ। सत्येंद्र मिश्रा जी उस ज़माने में आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, तो उन्होंने मेरे को सुना, प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों को बुलाया, विदेश मंत्रालय के लोगों को बुलाया, उनको बोला कि भाई क्या है दिखाओ। तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो कहा था कि हमारे पास में एक कागज़ है जिसको हम नहीं दे सकते, तो उनको ऑर्डर दिया गया कि उस कागज़ को ला करके हमको दिखाया जाए। तो बाकायदा वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अगर आप में से जो गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जब ले जाया जाता है ऑफिस से बाहर, उसकी एक तरीके होती ले जाने का, उसको बाकायदा सील कवर में बंद करके सरकारी गाड़ी में अफसर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का लेके आता है। तो जॉइंट सेक्रेटरी साहब लेकर आए, सील कवर में उनको दिखाया गया, और सत्येंद्र मिश्रा जी ने ये जजमेंट दिया कि सरकार का जो बोलना कि इसको बाहर निकालना ठीक नहीं होगा, वो ठीक है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि कोई तरीका था, हमको मालूम चल गया कि उसमें क्या लिखा है। तो बेसिकली उस सरकार के पास जो सिंगल कागज़ पड़ा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि उसमें कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का जिक्र है, शायद केजीबी की रिपोर्ट्स होंगी, और उसमें ये लिखा जा रहा है कि ये कोई ऐसा देश जो भारत से उस ज़माने में रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन शायद बाद में अच्छे हो गए, वो शास्त्री की मृत्यु के बारे में बेकार की भ्रांतियाँ, बेकार की बातें, उलूल जुलूल कहानियाँ, अफवाहें फैला रहा है अमेरिका। तो मतलब जो सरकारी कागज़ हमारे पास में पड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिकन्स को ब्लेम किया है कि शास्त्री जी की मौत के बारे में झूठी कहानियाँ अमेरिकी फैला रहे हैं, इसलिए उस कागज़ को देना देश हित में नहीं कि हमारे और अमेरिका वाले बुरा मान जाएंगे। तो ये कहानी वहाँ सेटल हो गई कि साहब इसमें तो कुछ निकलेगा नहीं। विदेश मंत्रालय ने मुझे कुछ कागज़ दिए, लेकिन उनका कुछ मीनिंग निकला नहीं मुझे, तो CIC में जाने का फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई कि जैसे ही ये घटना हुई 2011 में, मैंने मेरे RTI डालने के बाद में, तो हमारे मीडिया ने कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा इस केस में, और कुछ खबरें हुई हैं, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई कि कुलदीप नैयर साहब ने पहली बार अपना मुंह खोला। कुलदीप नैयर जी पहले नहीं बोले थे, उन्होंने हमेशा से बोला कि डेथ नॉर्मल थी, लेकिन जब मैंने RTI डाली है तो कुलदीप नैयर ने अपना दिमाग चेंज कर दिया। उन्होंने बोला इसमें केस में गड़बड़ है, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी इंसिडेंट उन्होंने बताई है। उन्होंने CNN न्यूज़ को, करण थापर को बोली है, तो सोर्स पड़ा उसका क्रेडिबल है। और उन्होंने बोला कि TN कॉल जो हमारा एम्बेसडर था वहाँ पे रशिया में शास्त्री जी के मरने पे, तो वो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी बन गया, उसके बाद में उसकी प्रमोशन हो गई शायद। उसके बाद में वो TN कॉल जो है, मेरे को उसने धमकी दी है, मतलब लिटरली उसने बोली है, धमकी नहीं बोल रहे हैं, कि TN कॉल ने मुझे फ़ोन किया, और मैं अखबारों में काम करता, उसने कहा ये पॉइजन की जो थ्योरी है इसको तो सपोर्ट मत कर,
और ये बोल रहा है कि ही बैजर्ड मी लिटरली 4-5 टाइम्स। ये बात उन्होंने ताशकंद फाइल्स में मेरे ख्याल से बोली है, अगर आप सुनेंगे, क्योंकि उनके जाने से पहले उनका इंटरव्यू लिया गया था, मैं भी वहाँ मौजूद था वहाँ पे, तो ये बात उन्होंने रिकॉर्ड पे बोली है, रिपीट की हमारे सामने। मुझे तो बोली है, लेकिन वो अग्निहोत्री जी रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। मुझे पता नहीं वो फिल्म, मुझे याद नहीं आ रहा कि फिल्म में वो स्टेटमेंट है कि नहीं है, लेकिन ये उन्होंने IBN में करण थापर जी को बोली थी, यही बात उन्होंने और को बोली है। तो इसका मतलब ये TN कॉल जो है आज के ज़माने में, तो मीडिया में काम कर चुका हूँ, अगर कोई फॉरेन सेक्रेटरी फ़ोन कर दे किसी एडिटर को और धमकी दे, उसकी तो निकाल के उसको मारेंगे। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन करने की एडिटर को इस तरह से? तो ये इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये कुछ दाल में कुछ काला है। ये लोग क्यों फ़ोन करके बोल रहे हैं कि पॉइजन की थ्योरी को आप बात ना करें? लेकिन जो तगड़ा जो बवाल मचा, जिसको लोग नहीं समझ पाए अभी तक, जो है वो था कि ये सब मेरे कारण से हुआ कि जब मैंने वो RTI डाली है, तो उसके जब वो इशू गर्म हुआ तो मीडिया में छुटपुट स्टोरी आनी शुरू हो गई। लेकिन अभी भी 2012-13 आपको पता है कि देश में राज किसका चल रहा था, तो लोग खुल के नहीं बोल रहे थे। तो उसके बाद में फिर ये 13 में एक रशिया में एक रशियन गवर्नमेंट एक अखबार छापती है, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल छापा किसी ने, और उसमें उन्होंने मेरा नाम भी दिया, और उन्होंने उसमें क्या किया कि वो जो अहमद सत्ताराव जो बटलर था, जिसके बारे में 98 में खबर आई थी, उसकी स्टेटमेंट को उन्होंने डिटेल में छापा कि एग्जैक्टली उसने कहीं इंटरव्यू दिया था अपना, तो अहमद सत्ताराव ने डिटेल में क्या बताया ये उन्होंने 2013 में इस पेपर में छापा, और मेरा नाम उसमें जुड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने बोला कि ये RTI लगाई है किसी ने और ये कंट्रोवर्सी है। तो वहाँ तो सत्ताराव ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये थी कि मेरे को रशिया का जो फर्स्ट डायरेक्टरेट, जो उनका VIP सिक्योरिटी के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे 4 बजे उठाया सुबह इसको सत्ताराव को और बाकी कुक को, उनको शक था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जहर दे दिया गया है। इसका मतलब 1:30 बजे मरता है, 4 बजे बंदा उठ गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब उठा लिया उसको उन्होंने। उसने बोला कि मैं और 3 लोगों को हथकड़ी बांध करके वो ले गए 30 किलोमीटर दूर शहर के, वो जाके किसी बेसमेंट में लेकर वहाँ हमारी उन्होंने इंटरोगेशन की, बड़ी ज़बरदस्त ऐसी इंटरोगेशन करी है कि जो मेरा दोस्त था उसके डर के मारे बाल सफ़ेद हो गए 5-10 दिन के अंदर, और मेरे वो तुतलाने की आदत हो गई डर के मारे, आज तक मैं तुतलाता हूँ, इतना मेरे को इतना खौफ हुआ। बाद में वो जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो इंपॉर्टेंट जो उसका मैं वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, बाद में वो इंडियन शेफ को भी लेकर आए वहाँ पे, एंड वी थॉट, ये उसके वर्ड्स हैं, दैट इट मस्ट हैव बीन दैट मैन हु पॉइजन शास्त्री। इसका मतलब मोहम्मद जान को भी KGB पकड़ के ले गई थी। मोहम्मद जान वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज वर्किंग फॉर द इंडियन एम्बेसी। इट इज़ अ सिंपल केस ऑफ प्रोटोकॉल कि दूसरे देश के खासकर डिप्लोमेटिक में काम करने वाले आदमी को अरेस्ट करने से पहले उसकी गवर्नमेंट को पूछा होगा। क्या ये बात मैं मान सकता हूँ कि TN कॉल को बिना बताया उन्होंने अरेस्ट करा होगा जान को? तो भैया आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इस आदमी के बारे में कोई शक नहीं है, ये तो बोल रहा है कि वो तो अरेस्ट हुआ था, चाहे बाद में छोड़ दिया, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपने ये बात, मैंने ये जितने पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स देखे हैं, अगर वो एक जगह भी ये लिख देते कि रशियंस ने भी इंक्वायरी की थी, कुछ नहीं निकला, कहानी खत्म। आपने ये बात बताई नहीं कि KGB में बंदे अरेस्ट करें। आप कह रहे हैं कि मोहम्मद जान के खिलाफ में कोई केस नहीं है। यहाँ तो वो रशियन बंदा कह रहा है कि साहब वो तो पकड़ के लाए थे उसको इंटरोगेशन में, तो बिना तो एम्बेसडर की नॉलेज के तो नहीं होगा। एम्बेसडर साहब कौन थे? ये टिक्कू जो कॉल है, ये बड़ा स्मार्ट आदमी है, सुनाता हूँ, बड़ी अंग्रेजी बोलता था। ये है टिक्कू कॉल, बाका साउंड लगाइए, साउंड नहीं आ रहा इसका, उनको सुनाओ अंग्रेजी कैसे बोलता है, बड़ी सुंदर। has been exhausted after trying for 14 long years since our independence to settle this problem peacefully. Why didn't you take your case to the United Nations? Well, in the United Nations, Portuguese colonialism in particular has been discussed for several years, but Portugal has refused to give any information or discuss this problem because she believes that all her colonies are extensions of Portugal, a legal fiction which the rest of the world does not accept. And then we did send a letter to the United Nations on the 15th of this month, and we also sent 3 protests to the Portuguese. पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता, सुन लिया आप लोगों ने। दुनिया जहान भर के लेक्चर देता था, किताबें लिखी बहुत सारी, लेक्चर यहाँ दे रहा है। हमारा एम्बेसडर था अमेरिका में, हमारा एम्बेसडर था रशिया के अंदर, राजीव गांधी के टाइम में फिर एम्बेसडर्स को बनाया गया। खुल्लम खुल्ला बातें बोलता था, मुंह फट आदमी है, उल्टी सीधी बातें लिखी हैं उसने अखबारों, उसने अपनी किताबों में। शास्त्री का नाम कहीं नहीं लिखा। इस आदमी को सबसे, अगर शास्त्री जी की जो मौत हुई थी उसका सबसे ज़्यादा जिसको मालूम था वो आदमी था टिक्कू कॉल, TN कॉल साहब। बिना TN कॉल की परमिशन के मोहम्मद जान को पॉसिबल नहीं है, वो दूसरी कंट्री का एम्प्लॉई है भाई।
आप परमिशन लेंगे उसे, तो तूने क्यों नहीं बोला भैया हमारा बंदा अरेस्ट हुआ था, इतनी बड़ी बड़ी तू बातें रिटायरमेंट के बाद लिख दे। ऊपर से आप फोन कर रहे हैं पत्रकार को और बोल रहे हैं कि साहब इस पर इंक्वायरी मत करो। तो टीएन कॉल की क्या पर्सनल खुंदक थी उनके साथ में, ये सवाल उठता है कि टीएन कॉल क्यों छिपा रहा है, टीएन कॉल ने क्यों, ये बस आप बोलिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सीरियस बात है कि जब बार बार आपसे सवाल पूछा जा रहा है पार्लियामेंट में, आप पार्लियामेंट में आंसर दे रहे हैं कि हमारी कोई एडवर्स रिपोर्ट हमको नहीं मिली मोहम्मद जान के बारे में। वो रशियन तो कह रहा है वो तो अरेस्ट हुआ था, तो ये तो गड़बड़ है ना, ये तो कोई भी छोटा मोटा केस होगा तो पकड़ जाएंगे। अब इसको छोड़ दीजिए, ये सारी कहानी तो कोई इसका कोई मीनिंग मतलब नहीं है, मतलब क्योंकि ये आप बोलेंगे स्पेकुलेशन है, कोई इसका प्रूफ नहीं है। जो मेरा काम था, मैंने सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कहा इसमें सिंपल काम मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, शास्त्री जी चले गए, कोई रिपोर्टें नहीं है। मैंने क्या किया कि जितना इन्फॉर्मेशन सरकार ने पार्लियामेंट में रिलीज़ किया था या जो और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी उसको इकट्ठा किया। तो उसमें बेसिकली इकट्ठा किया कि शास्त्री जी की डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ जो ताशकंद में ली गई और जो भारत में ली गई 5-6 घंटे बाद में, 7-8 घंटे बाद में। उसके बाद कौन सी उनको दवाइयाँ दी गई थी, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाए थे जब उनको, वो उसका क्या रिकॉर्ड है, कौन सा इंजेक्शन था। फिर उन्होंने कहा जी एम्बामिंग की है, तो एम्बामिंग का भी मैंने रिकॉर्ड निकाला, जो गवर्नमेंट ने बोला कि कौन सा लिक्विड यूज़ किया गया था, क्या उसका क्या क्वालिटी। मैं तो साइंटिस्ट नहीं, मैंने डाटा इकट्ठा किया। वो डाटा हो क्या रहा है कि शास्त्री वाले केसेस में जो लोग भी बातचीत करते हैं वो बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, कि साहब हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछो कि साहब ये तो हार्ट अटैक था कि नहीं था। वो भैया मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट तब आता है जब आदमी जिंदा हो, जब चले जाने के बाद में आपके आते हैं पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, कि जो पोस्टमार्टम चीर फाड़ करके बताएंगे कि भैया हुआ क्या था। तो आप गलत जगह पूछ रहे हो। तो मैंने कोई 8-10 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट से बातचीत की फ़ोन पे, और उनको मैंने कहा जी ये डेटा है, ये फ़ोटो मैं दिखाऊंगा, फ़ोटो आपको, ये फ़ोटो है, ये सिम्टम है, ऐसे बॉडी फूली पड़ी थी, ये इंजेक्शन था, ये था, वो था, अब आपका कहना क्या है। तो वो 10 के 10 लोगों ने मुझे साफ बोला जहर। एक ने तो मुझे, अब बड़े लोग हैं, मैं 1-2 का नाम दिखाऊंगा आपको, बड़े बड़े, मैं HOD लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे मोटे की बात ही नहीं करता इस केस में। उसने, एक ने तो मुझे ये बोला कि इसमें तो कोई एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है, वो तो कोई भी देख के बता देगा, शक्ल देखे कि तो जहर का केस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जिनको मैं कोट कराया मैंने अपनी किताब में, क्योंकि सबको मैं कोट नहीं करता बोल, जैसे डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती हैं, ये एम्बामिंग एक्सपर्ट हैं, हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट ऑफ द ESI PG IMSR कलकत्ता। मेरे बहुत से बंगाली मित्र, कि मैं नेताजी पे इंक्वायरी करता हूँ तो मेरे बहुत बंगाली दोस्त हैं, मेरे बहुत डॉक्टर मित्र बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं बहुत से कलकत्ता से डॉक्टरों को मैंने बात तो और जगह भी की है, एक महाराष्ट्र का भी है लेकिन उसका नाम मैं नहीं ले सकता, और भी लोगों से बात की, लेकिन मैंने कोर्ट की कि मेरे बहुत अच्छे मित्रगण मेरे बहुत कलकत्ता में है, बंगाल में नेताजी को लेकर के, तो मैं उनके थ्रू बहुत डॉक्टर्स तक अप्रोच करना मेरे लिए आसान हो गया। तो जिनको मैं ऑफिशियली कोर्ट कर रहा हूँ अपनी किताब में, 10 से मैंने बात की, उनका नाम मैं ले सकता नहीं, लेकिन जिनको मैं कोट कर सकता हूँ उसके अंदर आपके प्रोफेसर सौम्या चक्रवर्ती, एम्बामिंग एक्सपर्ट है प्रोफेसर, हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट, डॉक्टर सायन बसवास MD इन फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सियोलॉजी, जहर के स्पेशलिस्ट हैं, पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, बड़े रिनाउंड, अगर आप में से कोई डॉक्टर है और कलकत्ता में अगर पढ़ गया हो तो ये उनको उनके बड़े सर माने जाते हैं, ये HOD मतलब थे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के और अपने नेशनल मेडिकल कॉलेज के, तो वहाँ पे वो टीचरों के टीचर माने जाते हैं, बहुत रिनाउंड, मतलब कहते हैं कि उस मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो है, मैं मिला भी उनसे, तो अब तो शायद 75 साल के आसपास की उम्र होगी। और डॉक्टर निर्मल राय चौधरी इंटरनल मेडिसिन है, स्पेशलिस्ट है, सिएटल अमेरिका में और इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, मेरे जानने वाले बोल सकते हैं आप लोग, अब मेरे मित्र बन गए हैं वो डॉक्टर साहब। ये यंग है, निर्मल ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे से थोड़ा छोटा होगा। तो निर्मल राय चौधरी जो हैं वो अमेरिका में बहुत कॉमन है ये एम्बामिंग करना, क्योंकि वहाँ नॉर्मली कहता है कि आज डेथ होती है तो संडे तक लोग वेट करते हैं, तो वहाँ एम्बामिंग इज वेरी कॉमन थिंग इन यूरोपियन कंट्री, स्पेशली इन अमेरिका। तो दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस थिंग। तो मैंने इन लोगों को कोट किया। अब इनको जो मैंने डाटा दिखाया, मैं उस पर आपको हल्का सा एग्जाम्पल दूंगा। अगेन डोंट गेट इनटू ऑल दिस क्वेश्चंस कि इसका प्रूफ, इसका सोर्स क्या है। मैं आपको जैसे आपको टेस्टिमनी दिखाता हूँ, ये आदमी जिसका नाम है जगदीश कोडेसिया। जगदीश कोडेसिया जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे। ये पंडित जी के साथ फोटोग्राफ है, गांधी जी साथ भी थी इनकी, और कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिल्ली के अंदर। और जगदीश कोडेसिया जी जो थे उनके शास्त्री जी के बहुत खासम खास थे, उनके बच्चे अभी भी रहते हैं वहाँ पे, अच्छी खाते पीते अमीर फैमिली है। जगदीश कोडेसिया जी ने जो स्टेटमेंट दी है, किसी उन्होंने लेटर लिखा था भारत के राष्ट्रपति को, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जब उनकी बॉडी को हम नहलाने के लिए ले गए शास्त्री की, आपने क्या देखा। तो कोडेसिया जी बोल रहे हैं कि वी सॉ अ कट एट द बैक ऑफ द नेक एंड अ कट ऑन द स्टमक वेयर स्टिकिंग प्लास्टर हैड बीन पेस्टेड टू ब्लॉक द आउटफ्लो, कि एक गर्दन के पीछे छेद था यहाँ पे,
और एक यहाँ पे था इस साइड पे। बट द कट एट द नेक वॉज पोरिंग ब्लड एंड शीट्स पिलो एंड द क्लोथ्स यूज्ड बाय देम ऑल सोक्ड इन ब्लड। आपको बताया मैंने कि कपड़े सारे खून से लथपथ थे। ये अपना बता रहा है, इस बात को कंफर्म शास्त्री की फैमिली के लोग सारे कर रहे हैं। ललिता शास्त्री का स्टेटमेंट आपको मैं दिखा चुका हूँ। देन ये लिख रहा है कि वी अप्रोच द लीडरशिप विद द रिक्वेस्ट दैट द बॉडी बी सेंट फॉर पोस्टमार्टम। वी वर टोल्ड नॉट टू मेक सच ए रिक्वेस्ट एज दिस वुड एडवर्सली अफेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। कि हमने अपने ऊपर के लोगों को बोला कि पोस्टमार्टम कराइए, उन्होंने कहा कि रिश्ते खराब हो जाएंगे फॉरेन कंट्री के साथ में, तो ये करके हमारी उन्होंने बंद कर दी। तो ये जगदीश, तो इस तरह के जो रिलायबल स्टेटमेंट्स हैं, मुझे भी इतना पता है कहाँ, मैंने बोला कि ये तो सोरी कांग्रेस पार्टी का, तो ये बोला उन्होंने। और मैंने जब डॉक्टरों को जब ब्रीफ बना के दी, जिस ब्रीफ के बेस पे उन्होंने मुझे वो जिन 10 में से मैं 3-4 को कोट कर रहा हूँ, बाकी का नाम नहीं लिख सकता, तो उनको मैंने ब्रीफ में बताया, उनको मैंने समझाया कि साहब रूसी तो बड़े एक्सपर्ट हैं एम्बामिंग करने में। 1921 में मरा था आपका लेनिन, उसकी बॉडी को एम्बाम किया है और बॉडी ऐसी लगती है जैसे आदमी कल मरा हो। वो 1921 का बॉडी एम्बाम किया हुआ है। तो रूसी, ये उसकी बॉडी है आपने लेनिन की, 21 की बॉडी एम्बाम कर रखी है उन लोगों ने, कि रूसी तो बड़े एक्सपर्ट हैं। और आप ये जिन डॉक्टरों के नाम मुझे गिना रहे हैं, वो और जो रशियन डॉक्टर जो थे वहाँ पे चुप के साथ में जिन्होंने एम्बामिंग की थी, वो तो बड़े सीजन, मतलब इवन चुप वॉज वेरी सीनियर डॉक्टर। एम्बामिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सरकार कह रही कि एम्बामिंग से बॉडी सड़ गई, तो मैंने पूछा यार ये 6 घंटे में बॉडी कैसे काली पड़ गई? एम्बामिंग करने के बाद ऐसा होता है क्या? तो ये सवाल भी उनसे पूछा मैंने। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जो रूसी इतने एक्सपर्ट हैं एम्बामिंग करने में कि 80-90 साल भी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, तो जो लाल बहादुर शास्त्री देखने में ऐसा था, तो वो थोड़े पिंक कलर के थे, यहाँ पे बहुत गोरे नहीं थे लेकिन लाल थे शक्ल से। मतलब उनके, अगर आपने सुनील शास्त्री को देखा हुआ आज से 4-5-6 साल, तो बड़े बीमार हो गए सुनील जी, तो वही अपने पिताजी की थे। तो छोटे से शास्त्री जी बहुत लंबे नहीं थे, 5 फुट 2 इंच उनकी हाइट थी, लेकिन वो जैसे लालू प्रसाद जी जैसे ना लाल लाल लगते हैं गाल उनके, तो ऐसे थे वो करके। तो उनकी शक्ल ऐसी थी। अब मुझे कोई समझाए, मैंने पूछा यार ये जो आदमी ऐसा था, वो मरने के 5-7 घंटे बाद एम्बामी के बाद ये बॉडी ऐसे कैसे हो गई कि बॉडी सारी फूल गई, काली पीली हो गई। एक्चुअली वो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बॉडी स्टिफ हो गई थी ऐसे करके, पत्थर की तरह, ये पूरा शरीर काला था। और जो ललिता शास्त्री ने बोला कि ऐसे बॉडी फूल गई थी, इतनी फूली है कि कपड़े उनको फाड़ने पड़े थे, बनियान फाड़नी पड़ी थी, बांध बनियान निकल के। तो मैंने कहा ये क्या हो सकता है ऐसे करके कि कोई आदमी नेचुरल हार्ट अटैक से मरा हो, उसकी एम्बामिंग करें डॉक्टर बड़े बड़े, और क्या 6-7 घंटे में बॉडी की हालत ऐसी हो सकती है क्या? तो क्योंकि यहाँ तो बॉडी वो ठीक थी, यहाँ पे ये आपकी वहाँ पे उधर की है ताशकंद में, जब डेथ के एकदम बाद, ये 6 घंटे में एम्बामिंग के बाद ये कैसा कांड हो गया? ये दिल्ली में आके देखा तो ये अनिल उनका, तो अजय गुप्ता जी जो सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने ये साफ बोल दिया कि फोटो देखते ही दिखाई दे रहा है कि कोई वेजिटेबल पॉइजन एक्टिंग ऑन हार्ट, सस्पिशन हो रहा है कि कोई खाने में दिया हुआ कोई जहर इस तरह का कोई जो जिसने हार्ट पे असर किया है। और इसने कहा इसको हटाने का एक ही तरीका है, जो सबको पता है कि आप उसका पोस्टमार्टम करो, उसके टेस्टिंग करो, करने के बड़े तरीके होते हैं। उसने ये साफ बोला कि शास्त्री की फैमिली ने क्यों नहीं पुलिस में कंप्लेंट की जाकर के, ये तो आउट एंड आउट केस पोस्टमार्टम का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये अजय गुप्ता जी ने मुझे बोला, जो लिख करके दिया। डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती, तो मैडम मुझे बोलती हैं कि ब्लू जो डिस्कलेशन जो होता है, जो बॉडी नीली पड़ती है, उसका मतलब होता है कि बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है, तो बॉडी नीली पड़ जाती है 5-6 घंटे में। ये सिर्फ 2 ही इससे इंडिकेशन करता है, जहर या गला घोट के मारना। प्लास्टर इन द रीजन, उसने कहा ये जो प्लास्टर, ये जो आपका जो यहाँ गया है, ये जो कट का निशान है, ये शायद वो जगह है जहाँ से वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने वो लिक्विड डाला है पेट के अंदर। तो ये तो एक्सप्लेन हो रहा है कि गर्दन का वो कह रही मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो वो छोड़ दिया उन्होंने। ब्लोटिंग, जो बॉडी, जिसने कहा कि बॉडी ब्लोट कर गई थी, इज अ साइन ऑफ प्यूट्रिफिकेशन। जब बॉडी सड़ती है तो ब्लोट करती है, और सर्दियों के अंदर जो है इवन फ्रीजिंग कोल्ड में 48 घंटे उसके बाद ब्लोट करती है। ये तो एम्बाम बॉडी है, वहाँ तो माइनस में टेम्परेचर था ताशकंद के अंदर, दिल्ली में तो 11 जनवरी को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये इतने घंटे में बॉडी कैसे फूल गई भैया, ये तो बताओ। ये पोस्टमार्टम करने से कॉमन सेंस है, तो बच्चे को पता है। हमारा जो उस जमाने की हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी, वो कौन है अपनी, सुशीला नैयर जी थी, वो अमेरिका से पढ़ के आके डॉक्टर थी कि क्या थी वो, उसकी आंखें नहीं थी क्या? ये तो उसने कहा ये तो कॉमन सेंस है, पोस्टमार्टम तो बड़ा पहली चीज करनी है।
डॉक्टर सायन बसवास ये बहुत चीफड़ करते हैं, उसने बोला जी ये तो स्टैंडिंग है डेथ में, उसने कहा 24 घंटे में अगर ये मैंडेटरी है पोस्टमार्टम करना, तो डॉक्टर निर्मल राय चौधरी बोल रहा है कि साहब ये तो पोस्टमार्टम करना बड़ा जरूरी था, इंटरनेशनल लॉ है, दूसरा बंदा मर गया। उसने कहा दूसरे देशों में तो बॉडी गार्ड देते हैं तो अब निकाल सकते हैं, हमारे में तो जलाई जाती है बॉडी, तो कुछ तो बहुत जरूरी था उसको करना। सब लोगों ने लिख करके बोला है कि ये तो प्रॉब्लम एरिया भैया। इसमें तो कमाल की बात यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ लगे हैं जो अमेरिका से आए हैं, ये शास्त्री से जुड़े हुए नहीं हैं। ये बेसिकली बता रहे हैं कि रशिया में 1950 के दशक में उन्होंने ये लिखा कि 1950 के दशक पे इंसान की जान की कोई कीमत रशिया में नहीं थी स्टालिन के टाइम पे, लेकिन कोई आदमी मर जाए और अगर शक हो जाए कि साहब उसको जहर दिया गया है, कोई मर्डर हुआ है, करता वो सारे टेस्ट करते थे वो लोग, सारे टेस्टिंग होती थी, सारे रिकॉर्ड बना के रखेंगे, कुछ नहीं होगा तो खून निकालेंगे, आपके बॉडी का ऑर्गन निकाल देंगे, कुछ भी करेंगे। वो कह रहे वैसे आदमी की जाने की कीमत नहीं है, लेकिन अगर शक हो गया तो आपकी वो टेस्टिंग उस्टिंग करेंगे। तो ये बात मीडिया में भी उछली थी कि साहब ये जो छेद के निशान थे शायद रशियंस ने, क्योंकि करने के बहुत तरीके हैं, आप खून निकाल सकते हैं, बॉडी का एक पार्ट निकाल सकते हैं, अगर पोस्टमार्टम मना कर दिया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम किया था तो पूरी बॉडी फटी, तो पूरी बॉडी फटने के निशान किसी ने नहीं बताए। यहाँ कट का निशान कितना बड़ा ये मुझे समझ में नहीं आता, आई कैन नॉट से कि यहाँ से कुछ निकाला है, लेकिन है कि यहाँ छोटा छेद करके आप कुछ निकाल सकते हैं। आप आंखों के जो लिट होती है इसके अंदर का लिक्विड को निकालते हैं, आप हड्डियों के अंदर का ये निकालते हैं। तो कई तरीके होते हैं जहर पता लगाने के डॉक्टरों के पास में, जो स्पेशलिस्ट होते हैं फोरेंसिक पैथोलॉजी के। तो रशिया में स्टैंडिंग रूल था कि अगर कोई अब डाउट है, ये तो दिखाई दे रहा है, अगर डाउट नहीं था तो उन्होंने अरेस्ट क्यों किया बटलर्स को? वो तो बेवकूफ़ नहीं है केजीबी वाले, तो कुछ ना कुछ तो ये तो कहीं ना ये बात बोली थी कि शायद ये जो कटने फिटने के निशान जो हैं वो रूसी जो थे वो बेसिकली पता लगाने के चक्कर में उन्होंने कुछ ना कुछ किया ना, क्योंकि पोस्टमार्टम इन लोगों ने, जो हमारे सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, उन्होंने अलाउ नहीं किया था उस टाइम पे। तो उसके बाद में ये कहानी है, और कई लोगों ने ये भी बोला उस जमाने में कि इन लोगों ने पोस्टमार्टम जो है वो जो एम्बामिंग करी है वो इसलिए करी है ताकि अंदर सारा साफ ही हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी, कि ऐसा अंदर वॉश कर दो ताकि कोई पोस्टमार्टम करेगा भी तो पता चलेगा नहीं आपको कि जहर दिया है, तो आप जब एम्बामिंग करेंगे सारा धुल जाएगा अंदर। तो लोगों ने ये भी एलिगेशन लगाए थे उस जमाने में कि ये एम्बामिंग करने का जो मकसद था वो बॉडी प्रिजर्व करना, बॉडी तो प्रिजर्व हुई नहीं है, बॉडी तो काली पड़ गई। तो एम्बामिंग करने का मकसद ये था कि वो जहर का निशान किसी को ना मिले, लेकिन उल्टा पड़ गया कि बॉडी काली पड़ गई वहाँ पे करके। और तो ये इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो, तो सायन विश्वास ने जो मैंने जो और डॉक्टर सौम्या दोनों ने बोला, जो दोनों एक्सपर्ट हैं, कि एम्बामिंग ढंग से नहीं की गई। तो आपको मुझे समझा दे कि रूस के इतने बड़े बड़े डॉक्टर, वो भी केस किसका, प्रधानमंत्री का, वो इतनी घटिया एम्बामिंग उन्होंने कैसे कर ली? वो कंट्री जहाँ पे पर्दा 100 साल पड़े मुर्दे जो हैं बिल्कुल ठीक पड़े हुए। दूसरा, उसने कहा कि जो शास्त्री की फैमिली बोल रही थी कि आप अगर वो बॉडी देखेंगे तो वाइट कलर के पैचेस यहाँ नजर आ रहे हैं, तो उसने बोला कि जब वो एम्बामिंग करते हैं ना तो शायद चश्मे का वो दबने से शायद वो यहाँ पे वाइट पैच पड़ गया कि यहाँ खून वो लिक्विड पहुँचा नहीं है, तो वो तो एक्सप्लेन कर दिया उसने। होल इन द नेक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सायन विश्वास ने, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं सारे के सारे ये लोग, सिर्फ डॉक्टर जो गुप्ता हैं वो रिटायर हो गए। उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम, जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए कि आपको शक हो जाता है कि जहर दिया गया, तो ना पता लगाने के लिए तो मेन चीज़ है पोस्टमार्टम, कॉमन सेंस है। मान लीजिए पोस्टमार्टम अलाउ ना करें तो आप क्या करते हैं कि जैसे बताया कि ना कि आंखों का ये जो लिक्विड होता है इसको निकालते हैं, हड्डियों के यहाँ पे भी कुछ लिक्विड उसको निकाल के देखा जाता है। उसी में एक तरीका होता है कि जो रीढ़ की हड्डी है उसका लिक्विड भी निकाला जाता है, उसे मालूम चल जाता है कि जहर है कि नहीं है। तो वो जब हड्डी से जो निकाला जाता है तो उसका निकालने का ज़्यादातर तरीका होता है यहाँ पे, लेकिन कई केसेस में वो यहाँ पे भी करते हैं, गर्दन के पीछे। तो ये जो छेद था, ये लगता है रशियन गवर्नमेंट ने वो पता लगाने के चक्कर, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि पोस्टमार्टम करने से ये जो सत्य अहिंसा के पुजारी उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने करके वहाँ से निकाला, उनको भी पहचान बजानी अपनी, बंदा उनके वहाँ मर गया, तो ये उन्होंने ये हरकत किया, तो ये उसमें डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया। अब कहानी ये है कि तो अब ये है, तो मेरा मानना ये है कि ऑन अवेलेबल एविडेंस जो आपको मैं दिखाया, मैंने आपको डेड बॉडी दिखा दी, फोटो दिखा दी, मैंने आपको दिखा दी कि सरकार का रवैया बड़ा गोलमोल होता है, झूठ बोल रहे थे वो लोग। इसको देख करके अगर आप मुझे, जजमेंट तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज योर माइंड अबाउट इट, आई थिंक द डेथ वाज नॉट नेचुरल, इट इज डेफिनेटली दिस अ केस ऑफ पॉइजनिंग, क्योंकि जो बता नहीं रहे कुछ तो वही उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मान लिया जाए, मेरा मानना है कि डेथ नेचुरल नहीं थी, तो फिर वो तीनों थ्योरियाँ जो आपको मैंने बताई थी पहले, KGB वाली, CIA वाली, वो आपके सामने। तो अब इनमें कितना प्रो एंड कॉन्स आपको दिखाता हूँ। तो जो KGB की थ्योरी कि KGB जो मारी थी,
उस थ्योरी को पब्लिक डोमेन में लाने वाला था ये आदमी। और जब मैंने वडोदरा में लेक्चर दिया तो मैंने लोगों को दिखाया तो लोग इसको पहचान नहीं पाए, बड़ी कमाल की बात है। उसके बाद में इनका नाम है दाहिया भाई पटेल। इन्होंने सन 70 में एक छोटी सी बुकलेट लिखी थी, वॉज शास्त्री मर्डर, जिसमें उन्होंने बताया, ये जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ उसमें कुछ डिटेल मैंने इनसे भी निकाली है, मैंने कोट किया उनका नाम दे करके। और ये 70 में ये किताब छपी थी जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें, मतलब काफ़ी सारी, मतलब मेरी किताब तो काफ़ी डिटेल है, इनकी तो बहुत छोटी सी थी, 30-35 पन्नों की, बुकलेट कहते हैं उसको पैम्फलेट कह सकते हैं, बुकलेट कह सकते हैं, बुक तो नहीं थी वो। लेकिन उन्होंने ये उसमें सजेस्ट किया कि साहब ये तो डेथ नेचुरल नहीं है, और रशियन पे उन्होंने उंगली उठाई है। कमाल की बात यह है कि ये जो बुकलेट है ये मुझे भारत में कहीं नहीं मिली, जहाँ जहाँ मैंने ढूंढा। मैंने शास्त्री जो अपनी दिल्ली में शास्त्री भवन है उसके अंदर लाइब्रेरी है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, भारत की हर एक किताब आपको मिल जाएगी, ये किताब वहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी देश में है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कैलकाटा, वो बेसिकली भारत की लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में ही है, दिल्ली में नहीं है, वहाँ भी वो चीज़ नहीं है। भगवान भला करे, मेरा दोस्त अमेरिका में प्रोफेसर है, उसको मैंने ढूंढा, अमेरिका में मेरी किताब हाथ लग गई है, तो वहाँ से मैंने डाटा निकाल दिया। अब सवाल ये कि जो कि मैंने पूछा कि दाहिया भाई पटेल कौन था, ये क्यों कर रहा था, तो पता लगा कि साहब ये तो सरदार पटेल के सुपुत्र थे। अब सरदार पटेल ने एक बार बोला था आपने कि बच्चों की मेरे नाम का मिसयूज़ नहीं करना, उसने पिताजी का नाम नहीं किया, यूज़ किया। 15 साल तक दाहिया भाई पटेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, शायद उससे ज़्यादा हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं 15 साल MP होने का मतलब क्या है। ये सरदार पटेल हैं, बीच में उनकी लड़की है मनी बेन, और वो दाहिया भाई बैठे हैं। तो आप देख लीजिए शक्ल पूरी, भाई बहन की शक्ल पूरी मिल, तो लोगों को मतलब उनके बच्चे का नाम तक भूल गए वो लोग। तो पहला आदमी जिसने ये डाउट रेज किया, या बोल सकते हैं किताब बना करके, वो अनुजधर नहीं है, वो थे दाहिया भाई पटेल, सरदार पटेल के सुपुत्र, जिन्होंने सीधा उंगली उठाई है सरकार पे, KGB के ऊपर, कि उन्होंने मारा था। अब उसमें मेरा मानना है, उसने जो केस बनाया है अपने दाहिया भाई पटेल ने, वो ये बनाया था कि शास्त्री और अयूब की जो बात, ये असली फोटो है, शास्त्री की और अयूब खान की जो बातचीत हुई है वो डेडलॉक था, कोई मीटिंग जॉइंट नहीं था। एक्चुअली आखिरी दिन तक कोई समझौता होने के चांस नहीं थे, और ये बात गलत नहीं है, ये बात ठीक है। भारत सरकार तो, मैंने कहा ना, कि सत्य और अहिंसा के पुजारी कोई डॉक्यूमेंट बाहर नहीं निकालते। रशियन से क्या उम्मीद करें आप, आधे कम से उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट आपको निकाल के देने उन लोगों ने। अमेरिकन जो हैं वो लोग डॉक्यूमेंट निकालते हैं, और वहाँ पे इवन CIA के रिकॉर्ड बाहर निकल के आते हैं। आप उनको 50 उल्टी बातें बोलती है, लेकिन वो सोसाइटी ओपन है, वो ट्रांसपेरेंट लोग हैं। आपकी तरह से झूठे, ये जो मैंने बोला ना, ये आपके सत्य अहिंसा का डंका जो बजाते हैं दुनिया में, ऐसे लोग नहीं है वो लोग, दोगले किस्म के लोग नहीं है। उनके रिकॉर्ड निकल के आए हैं, तो CIA के रिकॉर्ड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो भी एडमिट कर रहे हैं डिक्लासिफाइड, क्योंकि मैं उनके गया था आर्काइव में, वहाँ पे अमेरिका में नेशनल आर्काइव, वहाँ पे उनका मैरीलैंड में, वहाँ से कागज़ निकाले हैं, और ये बोल रहे हैं कि दोनों का आपस में जो ये नाम की बिल्कुल पैचअप होने के चांसेस नहीं थे, वो बिल्कुल आखिर में जाकर के काम हुआ है। वो भी रशिया ने परसुएड किया इंडिया को कि भैया तो मान जाओ, नहीं तो हमारी नाक, जो भी था, ये कहानी हुई है। दाहिया भाई पटेल ने ये बात बोली कि रशिया में जो ताशकंद कॉन्फ्रेंस हुई है वो मॉस्को के लिए प्रेस्टीज का इशू था, कि रशिया ने पहली बार अमेरिका और इंग्लैंड की तरह एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी। अगर वो कॉन्फ्रेंस का नतीजा नहीं निकलता तो उनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाती, तो उनकी प्रेस्टीज दांव पे लगी थी कि साहब ये तो होना ही होना है। तो इसलिए कि अगर ये एस्टैब्लिश, अगर ये कर देते हैं ठीक, तो उनका नाम हो जाता है, नहीं करेंगे तो जगहज़ाही हो जाएगी, तो उनका लोग मजाक उड़ाएंगे, साहब आप लोग तो बड़े अपने आप को चौधरी बनते हो, आप तो कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद उसने बोला कि मान लेते हैं कि अगर शास्त्री जी पे अगर हम प्रेशर डाल करके वहाँ उनसे साइन करवा दें, क्योंकि ये बात तो शायद लोग मानते हैं कि ताशकंद समझौता शायद हमारे हित में नहीं था। अब लोग कहते हैं शास्त्री जी को प्रेशराइज किया गया था, ये वो मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन एक परसेप्शन है जो ये लोग भी बात कर रहे हैं। तो उसमें ये बात निकल के आती हुई क्यों रशियन उनको मारेंगे, तो उसने ये थ्योरी दी कि अगर शास्त्री जी को प्रेशराइज करके भी हम लोग साइन करवा देते हैं उनसे, लेकिन वो तो भारत तो आएंगे 2 दिन के बाद में, जब भारत में आएंगे तो आज ही तो कल बोल देंगे, आप उसको वहाँ प्रेशराइज कर सकते हैं, घर में तो प्रेशराइज नहीं कर सकते ना। तो अगर आप उनको ज़बरदस्ती उनसे काम निकलवा भी लें ताशकंद में, जब वो भारत में आएंगे तो हो सकता है कि वो जाके उसको चेंज कर दें या मना कर दें, ये था। तो लेकिन एक घटना अगर घटती है तो ये सारी कहानी बदल सकती है। वो घटना ये है कि अगर शास्त्री जी मर जाते हैं साइन करने के बाद में, तो देश में ऐसा इमोशनल, आपको पता है कि हम लोग कितने इमोशनल लोग हैं देश के। इंदिरा गांधी जी को गोली मारी थी, लोगों ने उठा के सारे वोट उनके लड़के को दे दिए। तो ये कि साहब ये सारा लोग भूल जाएंगे। तो उसने ये थ्योरी डेवलप करी, जिसको मैं नहीं मानता बाय द वे, मैं अपना रीजन दूंगा आपको। तो उसने ये कहा कि शास्त्री जी की अगर डेथ हो जाती है तो ये सारी बातें लोग भूल जाएंगे और सब ताशकंद वाशकंद सब खत्म हो जाएगा। एक्चुअली जो सेंट्रल जो CIA है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो रिपोर्ट जो डिक्लासिफाई हुई है, उसमें उन्होंने ये मेंशन करा है कि शास्त्री की डेथ होने से ताशकंद को कुछ थोड़ा
लोगों ने इज्जत देना शुरू कर दी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके मरा था शांति के नाम पे, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है। तो ये यहाँ तक तो ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दया भाई पटेल की थ्योरी ठीक नहीं है, और उसके दो कारण है जो मेरा मानना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसका मेन कारण ये है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मैं उसको छुपाऊंगा। पहला जो चोरी करेगा वो चोर छुपाता है। तो रशियंस ने दो ऐसे काम किए हैं जिसको देख के लगता है कि कम से कम उनका डायरेक्ट हाथ इसमें नहीं है। हाँ, बाद में शायद उन्होंने हमारे से कॉपरेट किया हो, किसी और से कॉपरेट किया हो। वो ये था कि पहला, अगर उन्होंने बंदा उनके बंदों ने मारा होता तो वो अरेस्ट नहीं करते अपने आदमियों को, कुक्स को। तो कुक को अरेस्ट करने का मतलब ये है कि उनको भी डाउट हुआ था, अगर उन्होंने खुद किया होता तो अरेस्ट नहीं करते, इसका मतलब उन्हें भी नहीं मालूम था। दूसरा ये, उन्होंने पोस्टमार्टम ऑफर किया था, जो हमारे होम सेक्रेटरी बाद में एडमिट कर रहे हैं। अगर मैंने गलत काम किया तो मैं आपके सामने नहीं बोलूँगा जी पोस्टमार्टम करवा लो आप। तो इसका मतलब, और मना किया किसने? हम लोगों ने, सत्य और अहिंसा के जो हम लोग डंका बजाते हैं दुनिया में जाके कि भैया हम तो बड़े सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं हम लोगों ने मना किया। तो ये कहानी आपकी, भैया रशियन तो इन्वॉल्व इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दूसरी कहानी निकल के आती कि भैया तो CIA ने मारा होगा। तो जो CIA वाले कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो इस पर पूरा लेक्चर करना चाहिए कि क्या CIA ने मार दिया। भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, दुनिया में कंस्पेसिया थ्योरी एक वर्ड होता है, इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं लोग, कंस्पेसी थ्योरी। मतलब उल्टी सीधी बातें फैलाना, बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि साहब बाटला हाउस में एनकाउंटर हो गया, वो तो गवर्नमेंट ने करवाया था, इसे कहते हैं कंस्पेसी थ्योरी। न सिर न पैर, अब बेमतलब आप किसी पे चेप दो उठा करके। कंस्पेसियाँ थ्योरियाँ फैलाने में बड़े माहिर हैं आपके हमारे ये पाकिस्तानी। अजीब अजीब बातें कि साहब वो 9/11 का जो हमला हुआ था वो यहूदियों ने और हिंदुओं ने करवाया था, अजीब अजीब बातें। और उसी में कैटेगरी में आते हैं हमारे कांग्रेस के लोग। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये लोग दुनिया भर के उलूल जुलूल थ्योरियाँ फैलाने के उस्ताद हैं, और खासकर उन्होंने CIA को बहुत लपेटे मिले हैं। इनफैक्ट 91 में वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी और उसमें लिखा हुआ है कि द CIA इज ऑफन ब्लेम बाय इंडियाज कंस्पिरेसी माइंडेड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ कंट्रीज इल्स। कि भारत के एक बहुत बड़ा तबका है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बोलता है, वो बैठ के हर चीज़ में अमेरिकन को लेकर आते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बिना एग्जाम्पल की बात नहीं करते। भारत के पहले राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अक्टूबर 72 में। उन्होंने कहा, बहुत बार मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि CIA और भारत की अपोजिशन पार्टीज जो कांग्रेस देश में गरीबी हटाओ का काम कर रही है वो रोक रही है। कोई बकवास, ये थ्योरी है, कंस्पिरेसी थ्योरी है। और इन्होंने, इन्हीं लोगों ने जब देश में उसके खिलाफ इमरजेंसी मूवमेंट चली थी JP की, तो JP को उन्होंने CIA का एजेंट बोला था इन लोगों ने। कोई भी घटना घट जाए उसमें अमेरिकन को ब्लेम करते हैं। और ये इतने बेशरम के किस्म के लोग हैं, इनके सबके बच्चे अमेरिका में रहते हैं और हमें कहते हैं जी अमेरिका काम करवा रहा है, तुम्हारा बच्चा वहां बैठा भैया। तो JP को उन्होंने कम किया। आपको याद है अन्ना हजारे जब दिल्ली में बैठे थे वो धरने में, तो ये मनमोहन सिंह का जी अमेरिकन हैंड है। अरे यार, अमेरिका तुम्हारा नंबर 2 दोस्त है यार, क्या तुम विकास की बात कर रहे हो? ये आपको बीमारी है हर चीज में कि अमेरिका ने करवाया। अरे तुम्हारा बच्चा वहां बैठा है, तुम कह रहे हो अमेरिका ने करवाया, तो बच्चा क्यों भेजते वहां पे अपना? सबको बच्चे भेजने के लिए अमेरिका दिखाई दे रहा है, और सब में अमेरिका का नाम घसीटते हैं कि अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका क्यों करवाएगा यार? कुछ तो अकल की बात करो, उसे क्या फायदा होगा? आऊंगा उस बात पे। इन कंस्पिरेसी थ्योरियों का राजा है डिग्गी राजा। मतलब ये किताब निकाली थी 26/11, ये क्यों छोड़ दिया इसको गवर्नमेंट ने? तो अंदर करना चाहिए आदमी को। 26/11 RSS की साजिश, कोई जर्नलिस्ट अजीज बर्नी, वो क्या आप समझ नहीं सकते क्या माइंडसेट है। इसका लड़का भी अमेरिका में था बाय द वे। उसका क्या माइंडसेट है कि बॉम्बे में जो 26/11 में जो हमला हुआ था, ये छापा हुआ है लोगों ने, और ये बोलते हैं, इसको ये सपोर्ट कर रहा है कि RSS, मोसाद और CIA ने मिलकर करवाया। हमें ऐसा कि पागल है क्या? क्या बेहूद की बातें कर रहे हैं ये लोग। ये छापते हैं दिल्ली में इस तरह की बातें, आप लोग उसको हंसी में उड़ा रहे हो। हंसी नहीं है कि मोसाद और CIA और इंडियन IB ने मिलकर के बॉम्बे में अटैक कर। अरे पागल हो गए। ये दिल्ली में खबर छपता है, मिली गजट, हेडली सागा, मुंबई अटैक वाज अ जॉइंट IB CIA मोसाद RSS प्रोजेक्ट बाय अनीस मिश्रा। ये अमरीश मिश्रा ये दिग्गी का राजचेला है। सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी भारत की अब तक की पता है आपको कौन सी है? ये हमारे को ब्लेम करते हैं साहब, सुभाष बोस की बड़ी अरे यार, जिस चीज़ पे कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, कमीशन बैठ गई, वो कंस्पिरेसी थ्योरी ना होती है। कंस्पिरेसी थ्योरी होती है, आपको दिखाता हूँ, कोई माइकराल बात नहीं करता उसके बारे में। राजीव गांधी जब मरा है, राजीव गांधी जी की डेथ हुई है, तो पूरे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने बोला कि अमेरिका ने मरवाया।
और पूरा मैंने इसका डिटेल में रिकॉर्ड दिया आपको कि ये बेहूद की बात है, कोई इसका सिर पैर नहीं है इस बात का। वो भी मैं नाम भूल गया को, आजकल वो पहले बीजेपी में थे, आजकल कांग्रेस में किस में आ गए वो बैठ के। वो अजीब अजीब सी बात है कि अमेरिका ने मरवाया राजीव गांधी। क्यों? राजीव गांधी जो था ना वो दुनिया का इतना बड़ा, अरे दुनिया का छोड़ो यार, तुम कहाँ अमेरिका, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कोई अमेरिका नहीं मरवाया, बेकार की बातें। भाभा को अमेरिका ने मरवा दिया। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात करें, भाभा जी का जहाज जो क्रैश हुआ था वो यूरोप के अंदर हुआ था। एक आदमी को मारना को अब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है गवर्नमेंट की एजेंसीज के लिए। कहीं को टपकाना होगा दिल्ली में टपका देंगे, उस जहाज को उड़ाएंगे वो स्विट्जरलैंड के ऊपर, बोइंग 737 को उड़ा देंगे आसमान में, यूरोप के आसमान में। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता। किसी और कंट्री को आप बोल सकते हैं, CIA को मारना को तो यहाँ आके मार देंगे। पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है कि भाभा की वो जहाज में आया था, सामने उनको नजर नहीं आया, माउंट बैंक में वो घुस गया, सब रिपोर्ट अवेलेबल है, इंक्वायरी हुई है पूरी उसकी। ये सिर्फ वो लोग बैठ के आपको मेरे को बेवकूफ़ बनाते हैं कि अमेरिका करवा रहा है, सब खुद के बच्चे अमेरिका में होते हैं इन लोगों के। तो ये बात को ध्यान रखिए आप लोग। आपको मुझे बरकलाते हैं कि ये तो फौरन ताकते हैं, ये हमारा को रोकना चाहती हैं, हम लोग गरीबी हटाने के लिए लगे थे, अमेरिका रोक रहा है। कोई अमेरिका नहीं रोक रहा, आपको तो दान देता है बैठ करके। किसने रोका अमेरिका ने आप लोगों को? वो मैं पूरा डिटेल बुक्स में दिया कि अमेरिकन सेनेट में डिस्कशन हुई राजीव गांधी को लेकर के। उसने कहा कि ये भारत के लोगों को इलाज की जरूरत है, और बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। इनफैक्ट भाभा के लेटर अवेलेबल हैं। कहानी है कि भाभा शास्त्री जी एटम बनाने के इच्छुक थे। CIA रिकॉर्ड्स में साफ लिखा है कि शास्त्री जी एटम बनाने के इच्छुक नहीं थे, भाभा एटम बनाने के इच्छुक नहीं थे। वो खुद ही एडमिट कर रहे हैं अपनी फाइलों में उस जमाने की टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में। तो क्यों आप बेकार की थ्योरियां बोल रहे हैं? ना शास्त्री जी गांधी जी के फॉलोअर थे, वो क्यों एटम बम के चक्कर में पड़ेंगे? भाभा जी के लेटर अवेलेबल है कि वो एटम, ये अमेरिकन रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। ये आपका टॉप सीक्रेट स्टडी है गवर्नमेंट ऑफ उसकी CIA की, लाइक्लीहुड ऑफ इंडियन डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 65। दे आर सेइंग दैट despite the October 1964 communist Chinese explosion, the Indian government has publicly reaffirmed its intent not to produce nuclear weapons. In fact, in addition to at the Congress party at Shastri's behest formally adopted a statement of policy against production of such weapons. Shastri ji was not in favor of atomic bombs. Bhabha was not in favor of atomic bombs. So why are you accusing Americans? तो एक के बाद एक रिपोर्ट्स अवेलेबल है उसकी। मैंने कहा ना अमेरिका में रिपोर्ट है। दूसरा ये उसी जमाने की रिपोर्टों में साफ लिखा हुआ है कि भारत के रिश्ते अमेरिका से अच्छे थे। छोटी मोटी प्रॉब्लम सब जगह होती है, तो आदमी की बीवी से प्रॉब्लम हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर, छोटी मोटी प्रॉब्लम, लेकिन रिश्ते अच्छे थे। उसके बाद में वो शास्त्री जी के रिश्ते अमेरिकन राष्ट्रपति से अच्छे थे। क्यों मारेगा कोई अपने दोस्त को? ये CIA लिख रहा है, स्पेशल रिपोर्ट उनकी जो बड़ी हाईएस्ट लेवल की जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, जो डिक्लासिफाई हो गई हैं, वो लिखा हुआ है, उस जमाने की रिपोर्ट है। अंडर शास्त्रीज रूल इंडिया रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन फ्रेंडली डिस्पाइट द ओकेजनल इमोशनल आउटबर्स्ट ऑफ हिज फॉरेन मिनिस्टर एंड शास्त्रीज अनहैप्पीनेस विद सम एस्पेक्ट ऑफ यूएस पॉलिसीज ऑफ द इशू। दैट्स ऑल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इनफैक्ट उन्होंने साफ मतलब ताशकंद जाने से पहले, ताशकंद में जाने से पहले हमारी गवर्नमेंट ने अमेरिकन को इन्फॉर्म किया कि रशियंस हमको बुला रहे हैं, हम आप जाएं कि ना जाएं, ऐसा पूछ के उनसे बात की। ताशकंद में जाने के बाद 6 तारीख को शास्त्री जी का आखिरी लेटर जो उन्होंने लिखा है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉनसन को लिखा है। ताशकंद के थोड़े टाइम बाद शास्त्री जी व्हाइट हाउस में जाने वाले थे। ये जो लोग बातें बोलते हैं कि अमेरिका ने फॉरेन कंट्रीज में लोगों को मारा है, भैया वो उनको मारा जो उनके दुश्मन थे। जो लोग आपके घर में आके आप खाना खाते हैं उनको नहीं मारा जाता, कुछ रूल्स होते हैं डिप्लोमेसी के। अब जिनकी बातें कर रहे हैं कि अमेरिका ने प्लानिंग की थी कैस्ट्रो को, फिदल कैस्ट्रो को मारने की, फिदल कैस्ट्रो वाज एन एनिमी कंट्री। शास्त्री जी तो अब व्हाइट हाउस में जाने वाले थे। हम तो फ्रेंडली कंट्री हैं, उनकी एम्बेसी यहाँ खुली है इतनी बड़ी, यहाँ पे हमारे लोग वहाँ जाते हैं, उनके लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये सारी बातें हैं कि कोई उसमें शास्त्री जी ने उनको चिट्ठियाँ लिखी हैं। इनफैक्ट उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉनसन वहाँ थे, उन्होंने स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो लोग बहुत दुखी हुए थे शास्त्री के मरने पर, उनको शक भी नहीं था बेचारों को। वो लिखा कि सब कोई, हम तो बहुत दुखी हम लोग को। उनकी टेपे, मतलब ये डिस्कशन का लेवल है वहाँ पे कि शास्त्री जी के मरने की बाद जो उनके राष्ट्रपति ने जो बातचीत की थी अपने विदेश मंत्री से, उसकी रिकॉर्ड्स अवेलेबल, आपको मैं टिप्स सुना दूंगा। वो बेचारे दुखी थे कि ऐसे वो तो यहाँ आने वाला था। जॉनसन की मिसिस के बीवी के नोट्स अवेलेबल हैं कि मैं तो उनको यहाँ होस्ट करने के इच्छुक थी, अब वो एकदम से चला गया आदमी को। वो बेचारे बहुत दुखी थे। तो कुछ सोच समझ के लोगों पर एलिगेशन लगाए ना, वो डिग्गी राजा टाइप ना बात करें। तो जैसे ये आपको मैं जॉनसन का सुनाता हूँ टिप, पता ये लेवल है वहाँ डिक्लासिफिकेशन का अमेरिका में। थोड़ा साउंड देखिए कराते हैं इसको।
तो ये जॉनसन बात कर रहा है अपने फॉरेन मिनिस्टर से शास्त्री के मरने के बाद कि किसको वहां भेजा जाए, मैं खुद जाऊं कि राष्ट्रपति जाए, उपराष्ट्रपति को भेजू, उपराष्ट्रपति को भेजा गया था। Of course, it's to send the vice president and me. In terms of the presence of Kosygin and so forth, that could make some sense. There is some merit in the point that that the vice president has a clear protocol seniority, of course, to the Secretary of State. तो वो दुखी हैं, वो सुन के कोई भी आदमी किसी के मरने पे खुश नहीं होता। तो सब मेरे हिसाब से तो प्रेम का मतलब जहर की स्टोरी में दम है। मेरे हिसाब से रूसियों पे उंगली कम से कम उस लेवल पे तो हम नहीं उठा सकते। कम से कम इंसिडेंट में उनका हाथ नहीं है, उनका हाथ होता तो वो आपका वो ये काम नहीं करते, वो अरेस्ट नहीं करते, आपको पोस्टमार्टम ऑफर नहीं करते। CIA की कहानी बेसिकली कॉक एंड बुल स्टोरी है। वो जो हमारे यहाँ के मैंने कहा वही लोग जिनके खुद के बच्चे अमेरिका में बैठे हैं, वो लोग बैठ के हमको बरकलाते हैं लोग। और ये अमेरिकन को समझना चाहिए कि किसी लोगों को ये अपने कंट्री में घुसने क्यों देते हैं, पहली बात तो ये। फिर कहानी घूम फिर के आती है तीसरा कि साहब ये तो कोई अंदर में कोई घपलेबाजी हुई थी हमारे देश में, तो सारी शक की सुई आ गई आपकी सत्य और अहिंसा के पुजारियों के ऊपर, जिन्होंने पोस्टमार्टम करने से मना किया था। इसमें राजनारायण का आप जानते हैं आप लोग, बहुत अपने राजनारायण साहब अपने गांधी जी के साथ में थे, 1942 के आंदोलन में कहा था। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इस देश में एक हमारा टाइम था कि लोग जो अंग्रेजी नहीं बोलेगा वो उसको बेवकूफ़ बोला जाता था, कि जो साहब है अंग्रेजी बोलेगा अच्छी वही साहब होते हैं, बाकी लोग तो नौकर चाकर होते हैं। तो इसका मजाक उड़ने का कारण ये था कि बेचारा हिंदी बोलता था ये, कि जो अंग्रेजी बोलेगा, जिसका बोलने का स्टाइल जैसे वो TN कॉल टाइप है, थोड़ी सी अंग्रेजी दिखाते ना कि साहब ये तो बड़ा अच्छा बड़ा क्रेडिबल आदमी है, बड़ा साहब आदमी है, ये तो बेचारे झोला छाप है, अंग्रेजी हिंदी बात करते हैं। इसने पार्लियामेंट मैं नहीं बोल रहा, तो भैया बुरा मत मानना कोई कांग्रेस का को, तो मैं नहीं कह रहा ये मैं आपको राजनारायण ने जो बोला पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में छपा है। ठीक है जी, कोर्ट में केस करना कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं पार्लियामेंट का रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दूंगा। देश के कोने कोने से ये बात चली है कि लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया गया, उनकी जान ले ली गई इन लोगों के जरिए जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाहिशदार थे। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सर्वप्रथम इसमें आती हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को कहा करती थी कि हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, मैं तो ऐसी रह गई। ये पब्लिक स्टेटमेंट्स उनकी, ये उनका एलिगेशन है। तो मैं इस एलिगेशन को कैसे जज करूंगा? मतलब मेरी जो लिमिटेड कैपेसिटी है, जो मुझे मालूम है, पहली बात तो ये कि एक जैसे आज के ज़माने में एक होती है बॉडी लैंग्वेज, कि आप आदमी की शक्ल देख के उसके बारे में बहुत चीज़ पकड़ लेते हो। वो पुराने ज़माने में बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी को नहीं पता। अगर आप ये बॉडी लैंग्वेज देखेंगे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं टेबल, आपको देख के मालूम चल जाएगा कि किसमें से एक की बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव है, फ्रस्टी है बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा। आपको और समझाऊंगा उसके बाद में। तो शास्त्री जी के और इंदिरा जी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। इनफैक्ट जब शास्त्री जी की बॉडी को लाया गया तो ये उसकी जो रील है, किसी ने उसको हल्का सा बना करके, वैसे ये मैंने डाली मैंने थी, AP का न्यूज़ था, AP न्यूज़ एजेंसी का रील था कि जब उनकी बॉडी को दिल्ली में रिसीव किया गया तो इंदिरा गांधी जी भी वहाँ पे थी। तो मैंने ये डाला था ट्विटर में, किसी ने उस पर ये लगू के डाल दिया, तो मैंने वही वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो पॉइंट है कि आप ज़रा नोट करें कि जब वो बॉडी लाई जाती है तो रशियन जो हैं, वो जो किसीगिन जो रशिया का राष्ट्रपति जो प्रीमियर था, उसका प्रीमियर था, उसकी शक्ल कैसे, ऑब्वियसली आप किसी की मृत शरीर को लाएंगे तो शक्ल आपकी उतरी होगी। हमारे लोगों की शक्लें कैसी थी आप वो देखिए, जो हिंदुस्तान के लोग थे, तो आप खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये कैसे स्माइल करा देखिए, ये आगे किसीगिन ऊपर से जिस जहाज से उनकी बॉडी लाई गई शास्त्री जी की, शक्ल देखिए कितना ग्रेव है। ये पीछे देखो, ये कौन है? ऐसे खुशी है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे लगता है अपनी है। इसकी फोटो दिखाता हूँ आपको मैं, स्टिल से पता चलता नहीं। ये ऐसे आज के जमाने कर दे कोई, देखो ना कच्चा खा जाए कांग्रेसी मोदी को। ये शक्ल देखो, ऐसे कोई मरेगा शक्ल ऐसी होती है ना। ये पीछे जो खड़ा है देखो, है कौन पता नहीं, इसका नाम नहीं पता चला मेरे को। ये उसी दिन पे उसी दिन में अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली में आए थे, ये उनकी मिलने की। Hubert Humphrey in New Delhi for the funeral arrives at the residence of Madam Indira Gandhi to pay his respects.
Madam Gandhi, currently Minister of Information, is the almost unanimous choice to succeed Mr. Shastri as Prime Minister. She is the daughter of the late Prime Minister. तो उसमें देखिए लग रहा कि कोई बहुत किसी को चलो सदमा नहीं पहुंचा। इसमें एक और कैरेक्टर जो जुड़ गया है इस पूरे केस में, और उसका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये आजकल की जो जनरेशन है वो ये समझती है कि जो आज हो रहा है कोई बड़ी नई चीज़ आप लोग कर रहे हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में राम राज्य था, हमारे टाइम में तो कुछ होता ही था नहीं ना। आप लोग के बड़े स्कैंडल्स हो रहे हैं, हाँ जी, बड़ी लिंचिंग हो रही है, वो हो रहा है। जैसे कि मेरे टाइम में, हम जब छोटे थे तो हमारे टाइम पे राम राज्य था दिल्ली के अंदर। देखिए स्कैंडल वैंडल सब होते आए हैं। तो जैसे आजकल बहुत है कि एक आदमी के बारे में बोला जाता है कि जो विजय मल्ल्या और आपका ये नीरव मोदी टाइप जितने हैं, ये उनका दादा है। इसका नाम है धर्मा तेजा, जयंती धर्मा तेजा। और इसके बारे में खबरें छपी थी कि बिफोर रामालिंगम राजू देवर धर्मा तेजा, मीट जयंती धर्मा तेजा, ललित मोदी ऑफ 1960। एक्चुअली भारत का पहला माल्य था ये धर्म तेजा, ये थे कारनामे। एक्चुअली कारनामे बहुत खतरनाक हैं। तो लेडीज़ बैठी हैं, मैं बोल सकता नहीं आपको ज़्यादा क्या इनकी हरकतें, इन लोगों क्या ज़माने थे साहब, आप लोग तो कुछ होता नहीं आज के ज़माने में। तो जयंती धर्मा तेजा के बारे में बैकग्राउंड ये है कि धर्मा तेजा साहब न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। पहली बीवी अमेरिकन थी जूइश, उसकी मौत हो गई, कुछ डाउट था कि डेथ नेचुरल नहीं है, जो भी। सेकंड शादी की किसी इंडियन लड़की से अमेरिका में, काफ़ी सुंदर थी, उसको लेके जाते थे पार्टियों के अंदर। पंडित जी से मुलाकात हुई, पंडित जी की पार्टियों में जाना शाम को, तो बड़ा मशहूर कि ये कुछ चाहते थे यहाँ पे कुछ काम धाम खोलना, बिजनेस खोलना। तो पंडित जी ने कहा जी कुछ इसको थोड़ा कुछ दे दो, ये उनके डायलॉग है। तो इसने जयंती तेजा ट्रस्ट नाम की कोई कंपनी, शिपिंग कंपनी उन्होंने खोली है। और उसके बाद उनके उस ज़माने में सन 63-64-65 में उनका मतलब इनके लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, रोम में ऑफिस खुल रहे हैं एक के बाद एक। उसके बाद वो स्कैंडल सामने आया तो ये भागा। तो खबर ये बोली जाती है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो इस आदमी से दग गए थे। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी किसने बताई थी कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद तेजा को बुलाया अपने पास में। इन्होंने पहले उसके भतीजे से खबर ली इसके बारे में कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। और जब मिलने का टाइम आया तो ये अपनी मिसेस को लेके पहुंच गया, सेकंड बीवी को वहाँ पे। तो शास्त्री जी ने उसको बोला कि द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर यू नॉट फॉर योर वाइफ। ऑल द सेम। तो शास्त्री जी के ने जो एक्शन लिया उसके रिजल्ट में ही बाद में इसको अरेस्ट भी किया गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये अरेस्ट हुआ था बाद में। लेकिन जब फिर वो गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसके फिर वारे नहरे हो गए। और ये राजीव गांधी जी, संजय गांधी के लिए अंकल तेजा थे, उनके गार्डियन थे लंदन के अंदर, ठीक है जी। तो काफ़ी इनका उठना बैठना था फैमिली के साथ में। टी.एन. कॉल इनका मित्र था। इनके बारे में अफवाह ये उड़ती है कि जब शास्त्री जी की डेथ हुई थी तो ये ताशकंद या वो रशिया में थे। इस बात को इवन अडवाणी जी ने उस टाइम, अब तो अडवाणी जी बोलेंगे नहीं, लेकिन अडवाणी जी ने पार्लियामेंट में बोला है, I want to seek clarification. Reference to Mr. Jayanti Teja was made just now, and the Honorable Minister tried to say that Mr. Teja was nowhere near Tashkent at that time. तो ये बात पार्लियामेंट में बोलेगी कि गवर्नमेंट से पूछा कि जयंती तेजा भी वहाँ पे था, ताशकंद में था, कॉल के पास था, क्या करने गया था। तो इसको लेके सवाल उठे हैं बहुत सारे, और लेकिन गवर्नमेंट ने जवाब दिया। लेकिन मैंने कहा कि उसके बाद में तेजा साहब बहुत जिंदगी अच्छी जी हैं, कुछ प्रॉब्लम उनको नहीं हुई जब से। अब मेरा इसमें असेसमेंट क्या है, ये आपके टी.एन. कॉल साहब इंदिरा गांधी जी के सामने। मेरा असेसमेंट क्या है, मेरा असेसमेंट ये है कि आप इस बात को ना भूलें कि इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी 14 साल तक। किसी भी इतने बड़े महान व्यक्ति पे ऐसे उंगली हम नहीं उठा सकते। किसी अरे गहरे में उठा दूंगा, इंदिरा गांधी कोई भी एलिगेशन लगा देगा, मैं भी तो पाप, मुझे भी तो मर के ऊपर भगवान को शक्ल दिखानी है, ठीक है जी। तो ये जो बातें बोली जाती हैं, मेरा मानना है कि उससे एक बात तो निकल के आती है कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इशू को दबाया है। उसके आगे मैं अभी नहीं बोल सकता जब तक पूरी इंक्वायरी ना हो जाए कि तेजा का लिंक था कि नहीं था, जो भी है कहानी करके। हाँ, लेकिन एक चीज़ में वो लोग गिल्टी जरूर हैं कि इन्होंने केस को दबाया जरूर है, और मुझे नहीं पता कुछ उसके बारे में, क्योंकि लोग जो बातें बोल रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है, एक एलिगेशन है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है कि इंदिरा गांधी जी बिकेम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर शास्त्री जी डेथ, लेकिन जो मेरे पास रिकॉर्ड सिर्फ अमेरिकन है, मेरे को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रशिया के नहीं है, कहीं और के नहीं है। तो अमेरिकन रिकॉर्ड को जब मैं रिलाई कर रहा हूँ तो वही अमेरिकन रिकॉर्ड लिख रहे हैं कि इंदिरा गांधी वॉज एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज नॉट रनिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। वो तो वाई बी चौहान वगैरह और लोग उससे काफ़ी आगे थे। तो अगर उसमें कोई सबूत नहीं है कि इंदिरा गांधी जी नहीं बनी है उस कारण से, तो वो क्यों मारेंगे उसको। तो वो मुझे इसमें थ्योरी में मैंने कहा कुछ क्वेश्चन मार्क हैं कि शास्त्री जी के रिश्ते उनसे अच्छे नहीं थे, वो कैबिनेट से उनको हटाना चाहते थे, लेकिन उसको लेकर के इतना बड़ा एलिगेशन तो लगाना ठीक नहीं होगा। तो मैं उस पर एग्री नहीं करता जो राजनाथ बोले थे। हाँ, लेकिन जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसे देख के लगता है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने इस पूरे केस को दबाया है। तो ये डिडक्शन मैं इसके अलावा मैं नहीं कर सकता।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो हुआ तो हुआ, वो बड़ा मशहूर डायलॉग था अपने कांग्रेस के जो हमारे भाइयों ने दिया जो, उसके बाद अब क्या करें आज के, मुझे उस पुराने से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है, मैं आपको एक हिस्टोरिकल अकाउंट दूंगा। अब के ज़माने में मेरा मानना है कि आप इसमें कुछ देखिए, रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको सिंपल ये काम करना है कि रूस में उनकी मौत हुई थी, उस टाइम पे सोवियत रशिया वहाँ पे इंचार्ज था, तो उनके घर में मरे हैं, उनके पास में सारी फाइलें सब रिकॉर्ड पड़े होंगे, क्या हुआ था, पोस्टमार्टम किया कि नहीं किया, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वो तो हर चीज़ का बना के रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो आपको हमारे भारत सरकार को एक काम करना चाहिए कि आप एक कमेटी बनाएं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर शुड बी इन चार्ज ऑफ इट, और वो बैठ करके दो काम करें। पहली बात तो ये कि उस कमेटी के अंदर होम सेक्रेटरी भी हों, या होम डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग होने चाहिए, और रॉ के लोग होने चाहिए, फॉरेन इंटेलिजेंस के। पहला आदेश ही कि भारत के अंदर शास्त्री जी की मौत से जुड़े हुए कोई भी, या इसी केस से जुड़े हुए धर्मा तेजा के बारे में हो, चाहे आपके वो जो आपका डॉक्टर जो था उसके बारे में, जो भी इस केस से जुड़ा हुआ। आफ्टर ऑल आई एम श्योर कि जब वो डॉक्टर साहब वहाँ से वापस आए थे ताशकंद से, तो आईबी ने कुछ पूछा होगा उससे कि भैया प्राइम मिनिस्टर कैसे मर गया, कोई ना कोई रिकॉर्ड लेके आना। तो वो रिकॉर्ड सारे के सारे आप पहले इकट्ठे करें कि आईबी के पास क्या है, रॉ के पास में क्या है, उसके पास में क्या है, उसको सारे एक जगह इकट्ठा करो। वो इकट्ठा करने के बाद में मॉस्को में फ़ोन खड़काओ कि भैया हमारे पास में ये है, 25 तारीख को हमारा प्रधानमंत्री ये गांधी जी के जन्मदिवस पे ये पब्लिक में डाल देगा, ठीक है जी, आप अपना रिकॉर्ड पब्लिक करो। तो आप अपने रिकॉर्ड पब्लिक करें, हमारे दोस्तों को बोलो वो रिकॉर्ड पब्लिक करें। तो मेरे ख्याल से वहाँ से आपको जो भी सच्चा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको शास्त्री वाले केस में डॉक्यूमेंट को छिपाने का कोई मतलब नहीं है। 30-35 साल हो चुके हैं, कोई किसी को फर्क पड़ेगा नहीं आज के ज़माने में, चाहे कुछ भी केस निकलो। लेकिन आप जब तक खुद के डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं करेंगे, दुनिया में ढंढोरा पीटना कि हम लोग गांधी जी के बड़े फॉलोअर हैं और दुनिया को ये संदेश देना कि गांधी जी को फॉलो करो, पहले खुद फॉलो करो। आप लोग सत्यमेव जयते बोलते हो तो पहले खुद सत्यमेव जयते करो। तुम्हारा प्रधानमंत्री मरा है, उसकी सारी फाइलें बाहर करो। मैं मान ही नहीं सकता कि चुप बाहर हिंदुस्तान जब दिल्ली में लैंड किया होगा उसकी पूरी आईबी ने रिपोर्ट उसकी ली होगी। आप ये किसको ये पागल ये समझ रहे हैं कि ये 1960 का दशक है और लोगों को पता नहीं है आज के ज़माने में, तो ये चलेगा नहीं। तो ये जो सरकार अब बैठी है, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि सारी फाइलें पब्लिक करें। जो पहले हुआ, लेकिन कांग्रेस ने तो पर्दा पाया पूरे केस में। लेकिन अगर ये सरकार नहीं करती है तो इन पे भी वो एलिगेशन लगेगा कि तुम सब लोग चोर और मुसरे भाई सारे के सारे पर्दा डालने बैठे हो। सो दिस इज माय डिडक्शन। ये केस सुभाष बोस वाले केस की तरह से ओपन एंड शट केस नहीं है। सुभाष वाला ओपन एंड शट केस है, वो जिंदा थे, गवर्नमेंट को मालूम था, ये झूठ बोल रहे हैं। अगली बार आऊँगा तो बताऊँगा आपको पूरी डिटेल में, कहानी उसकी अवेलेबल है। लेकिन इसमें कहानी डिस्प्यूटेड है, डाउट्स हैं, एविडेंस क्लियर नहीं है, और कोर्ट कचहरी कमीशन से कुछ साबित नहीं होगा कि सब लोग मर चुके हैं। आप एक ही काम कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट पब्लिक करो। कोई किताब में कोई भगवान कृष्ण ने गीता, मैंने कहा कि आईबी के रिकॉर्ड बाहर नहीं आएंगे, कोई ऐसा कानून नहीं है दुनिया में। अमेरिकन सीआईए के रिकॉर्ड आता है, तुम क्यों नहीं निकाल सकते रिकॉर्ड? अपने रिकॉर्ड बाहर निकालिए, अपने रिकॉर्ड पब्लिक कीजिए, और अपने रिकॉर्ड पब्लिक करने के बाद में अपने जो रूस के दोस्तों से बात कीजिए। ताशकंद अब किसी और कंट्री का हिस्सा है, उनको बोलिए, उसके दूतावास के लोगों ने बोला कि हम पब्लिक करने को तैयार है। पहले तो आप करोगे ना, प्रधानमंत्री तो हमारा था, उनका तो ना था। उसके बाद में फिर करने के बहुत तरीके हैं। जैसे मैंने ये फोटोएं ले लेके, मेरे पास तो 2-4 फोटोग्राफ थी, सारी फोटोएं इकट्ठी करो, सारे रिकॉर्ड इकट्ठे करो। अमेरिका में लैब है, बहुत सारी FBI की लैब है, उससे आपकी दोस्ती आ रही है। आप उनको रिकॉर्ड भेजो, पूछो यार ये डेड बॉडी देख के लग रहा है कि नेचुरल डेथ है कि पॉइजन है। हम लोग तो नॉर्मल आदमी, मैं तो 4 डॉक्टर को बोल के आपको रिपोर्ट दिखा दी, वो तो 50 काम कर सकते हैं आजकल, इतनी एडवांस साइंस हो गई है। तो ये हमें काम करना चाहिए। और आप लोगों का बहुत आभार, आप लोगों ने मुझे 1-1.5 घंटे सुना, तो थँक यू व्हेरी मच। दिल्लीचे सुप्रसिद्ध पत्रकार आणि आमचे मित्र श्री अनुजजी धर आमच्या विनंतीला मान देऊन पुन्हा लातूरकरांसाठी हा विषय घेऊन आले, त्याबद्दल मी विवेकानंद संस्कार संस्थेच्या वतीने त्यांचं आभार व्यक्त करतो। त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी दयानंद शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष श्री लाहुटीजी आम्हाला अध्यक्ष म्हणून लाभले, मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो। त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी लातूरकरांनी दिलेल्या या प्रतिसादाबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो आणि पुढील कार्यक्रमासही याच पद्धतीचा प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। धन्यवाद।